पीयूष जी, कोई भी कस्टमर जब ज्वेलर की दुकान पे जाता है जी, पैसा खर्च करना है उसने, तो किन बातों का ध्यान रखे? ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं, इससे कस्टमर कोई भी ठगी से बच सकता है। 90% शॉप्स ऐसी हैं जिसपे HUID है ही नहीं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो ये जो मेकिंग चार्जेस हैं, इसके अंदर भी कुछ हैक्स होते हैं क्या? आपने ये नहीं सोचा कि उनका जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो बेस है, क्या वही डिफरेंट है? मतलब कहने का मतलब ये है सर, आप 10% मेकिंग चार्जेस की बात कर रहे हो, वो व्यक्ति है वो 3% मेकिंग चार्जेस पे बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है फिर पॉसिबल? ये सब मिसगाइडिंग एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट है अदर चार्जेस, जो कि हो रहा है। ये तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ज्वेलरी कौन सी बिकती है? 22 कैरेट बिकती है, 24 या जो सबसे बेस्ट प्रीमियम ज्वेलरी है, हाईएस्ट पॉसिबल कैरेट है, जो कि गोल्ड ज्वेलरी में हो सकता है। और ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर। HUID और बिल, आपने दो में से कोई एक चीज पर भी अगर ध्यान दिया तो भी आप किसी भी ठगी से बच सकते हैं। और सबसे और उसके ऊपर लेवल की बात ये है कि ज्वेलरी लेना सही रहता है या रॉ गोल्ड लेना सही रहता है? इसमें व्यूअर्स थोड़ा सा ध्यान दें कि बोला 24 कैरेट ही जाएगा, लेकिन होता क्या है, अगर डीप नॉलेज की बात करें तो उनकी प्योरिटी आपके GST से लेने या GST से ना लेने पर कोई भी रुपए नहीं बच रहे। कंपोनेंट 3 हैं और 3 ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आप इतनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के पैसों से आप क्या करते हैं? आपको शौक होता है, घर वालों को शौक होता है कि हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, सोने में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर जब घर में कोई खुशी का मौका होता है तो हम सोना लेने जाते हैं। लेकिन वहीं पे गड़बड़ है मेरे दोस्त, वहाँ पे कुछ झोल हो जाते हैं। वो झोल से कैसे बचें? आपका सोना असली है या नकली है, आपके साथ ठगी ना हो, उसके लिए ये एपिसोड आपको बहुत मदद करने वाला है। आपकी अवेयरनेस के लिए आज हमारे साथ हैं इसके एक्सपर्ट, कृधा गोल्ड के फाउंडर पीयूष सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, कोई भी कस्टमर जब ज्वेलर की दुकान पे जाता है, जी, सोना खरीदना है, जी। अपना एक पैसा खर्च करना है उसने, तो किन बातों का ध्यान रखे ताकि वो सही चीज ले पाए? सर देखिए, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं और उनसे एक कस्टमर कोई भी ठगी होने से बच सकते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है HUID। आप HUID का प्रोडक्ट ही लें। HUID का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग करी है विद यूनिक ID के साथ। मतलब कि हर आर्टिकल पर एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर होता है या किसी की भी कोई आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारा आधार ID होती है, पैन नंबर। उसी तरह से गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है BIS के साथ कि आपके हर ज्वेलरी आर्टिकल में एक कोड लगा हुआ है, तो आप उस कोड को चेक करें कि वो कोड है या नहीं। क्योंकि अभी भी 90% शॉप्स ऐसी हैं, या 90% मैं कहूँगा गोल्ड ज्वेलरी पूरे इंडिया में ऐसी है जिसपे HUID है ही नहीं। 90%, इट इज़ अ ग्रेट नंबर। मतलब अभी भी इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी 10% शॉप्स ही आई होंगी जो पूरे 100% HUID पर काम करती हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अपने जो भी ज्वेलरी लेते हैं उसका टैक्स इनवॉइस ज़रूर लें, क्योंकि जो ये सादा पर्ची पर जब हम सामान लेते हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता। जब आप प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के साथ लेंगे तो वो आपको पूरी सिक्योरिटी देगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसका वेट एक बार ज़रूर चेक करें। लाइक आपने कोई 10 ग्राम का सामान लिया तो आप ये ज़रूर चेक करें कि वो कांटा एक बार ज़ीरो करवा कर कि वो 10 ग्राम का उसका वेट है या नहीं। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं, इससे कस्टमर कोई भी ठगी से बच सकता है। आपने 2 वर्ड यूज किए, HUID, फिर उसके बाद में BIS। जी मुझे तो आप ये बताइए दोनों चीज होती क्या, कि मैंने अगर नहीं मुझे पता जी। तो HUID का क्या मतलब है, BIS का क्या मतलब है? देखिए, BIS केयर ऐप एक है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो ये तो हो गई एक ऑर्गेनाइजेशन। और HUID का मतलब हो गया कि हॉलमार्क का जो सिस्टम बनाया गया है, हॉलमार्क विद यूनिक ID लगाने का। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूँ, हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं। जैसे आपने ये कोई भी एक प्रोडक्ट लिया तो इस पर एक कोड होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखिए, ओके। ये देखिए, जब जैसे इसका कोड है B54VJI। अब
अब हमने क्या करेंगे, हम जैसे ये कोई हर ऑर्नामेंट पे होगा? ये हर ऑर्नामेंट पर होगा चाहे चूड़ी विकास हो, भाई। कंगन हो, हाँ कुछ जी, भी हो? हाँ जी सर, ये हर ऑर्नामेंट पर होगा। और हमको BIS केयर का ये ऐप डाउनलोड करना है। ये गवर्नमेंट का ऐप है, भारतीय मानक ब्यूरो। ये आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। वहां पर गए वेरीफाई के ऑप्शन पर, और जो भी आपके पास ज्वेलरी है या जो भी आप जब भी परचेजिंग करने जा रहे हैं, उस ज्वेलरी का जो 6 डिजिट का नंबर है, जैसे मैंने अभी इस रिंग का देखा, वो इसमें डालना है। मैं एक एक करके दिखाता हूं। इसमें हम एंटर करेंगे इसका कोड, जो कि इसका कोड था, मैं बताता हूं, B54 VJ1 और आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। जैसे कि ये आर्टिकल क्या है, ये जेंट्स रिंग है। ये आर्टिकल कितने कैरेट की है, ये 22 कैरेट की है। ये आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो आ गई। ये आर्टिकल कौन सी जगह पर बन के आया है, ये बॉम्बे का आर्टिकल है। ये आर्टिकल कौन सी लैब में चेक हुआ है, उस लैब का लाइसेंस नंबर क्या है। और इनफैक्ट मैंने जिस मैन्युफैक्चरर से ये रिंग प्रोक्योर की है, उस मैन्युफैक्चरर का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बात क्या है कि ये सारी की सारी डिटेल उसमें आ गई है। इसी प्रोसेस को हम HUID कहते हैं। HUID चेक कर ही अपना सामान लें। तो ये आपको बस कुछ भी नहीं करना, फ्री में ऐप हाँ है हमारे हाँ, पास, फ्री। उसमें डालना है और ये हर चीज पे होगा? बस ये हर चीज पर होगा, चाहे वो कितने भी ग्राम्स की हो, किसी भी कैटेगरी की ज्वेलरी हो। द थिंग इज कि आपको अवेयर रहना है कि यार मैं ये चेक करके तो देखूं, ना कि सिर्फ उसका भरोसा करूं कि हाँ भाई ये 916 की है। और आप कह रहे हो हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा दुकानें ऐसी जहां पर ये HUID डालते भी नहीं, जबकि कंपलसरी है ये। दिस इज मैंडेटरी बट दे आर नॉट फॉलोइंग अप। ओके, एक यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर हम आगे चलेंगे जी जैसे आपने रिंग दिखाई, अब जी। रिंग मान लीजिए 10-15 साल पुरानी हो गई, जी फिर मैंने इसको मेल्ट करके वापस दे दी ज्वेलर को, जी। तो फिर क्या होगा? वो उसको मेल्ट करता है तो उस HUID का क्या होगा? नहीं, वो वो मेल्ट करने से तो वो HUID वो खत्म हो तो गई? खत्म हो गई। मेल्ट करने से वो HUID खत्म हो गई। लेकिन हाँ, 15 साल भी हो जाएंगे तो HUID उस पर इम्प्रिंट तो दिखेगी, अनलेस एंड अनटिल वो वहीं उसी पार्ट से ब्रेक ना हो। ओके। अगर उसी पार्ट से वो किसी वजह से टूट जाती है ज्वेलरी, तो HUID नंबर वहां से जाएगा, अदरवाइज तो वो रहेगा ही रहेगा उस पर। दूसरा, आपने ना एक बात छेड़ी अभी कि आप टैक्स इनवॉइस जरूर लें। जी आपने ये बात क्यों बोली? बट टैक्स नॉर्मली हर कोई बिल लेता ही होगा, ऐसा नहीं लेते हैं क्या? नहीं जी, देखिए, टैक्स इनवॉइस लेने से ज़्यादा असली बात यह है कि टैक्स इनवॉइस होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज भी बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, एक प्रिंटेड फॉर्मेट निकला जिस पर सिर्फ लिखा हुआ है कि एक जेंट्स रिंग है और वो इतने रुपए की है, और कस्टमर ने ये मान लिया कि ये टैक्स इनवॉइस है, बट वो टैक्स इनवॉइस नहीं है। उसमें एक छोटा सा वर्ड ऊपर लिख रहा है एस्टिमेट। उसने उसकी सारी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो उसके प्रोविजंस हैं, उसको खत्म कर दिया। आपने एक अच्छा सा, मैंने डॉक्यूमेंट, किसी भी शॉप आप अंगूठी लेने आए और मैंने एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें सारी चीजें लिख रही हैं, पर मैंने ऊपर एस्टिमेट लिख दिया, तो वो पक्का बिल है ही नहीं ना, कच्चा बिल हो गया। और कच्चा बिल हो गया। और कस्टमर इस बात से अनअवेयर है। वो सोच रहे हैं अरे मैं बड़ी दुकान पर गया हूँ, वो प्रिंटेड फॉर्मेट है, कंप्यूटर से निकला हुआ। तो आपको जो एक इंपॉर्टेंट बातें जो 2-3 देखनी है, वो ये देखनी है उस पर टैक्स इनवॉइस मेंशन्ड हो, ना कि कोई भी एस्टिमेट वर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, शॉपकीपर का GST नंबर उस पर होना चाहिए, नीचे उसके साइंड एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए, और GST प्रॉपर डिडक्ट होनी चाहिए। ये बातें एक टैक्स इनवॉइस पर मेंशन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वो प्योरिटी जो कि आपने सामान खरीदा है। आपने जैसे 22 कैरेट का खरीदा है, अब उस पर सिर्फ लिख रहा है जेंट्स रिंग, उस पर कैरेट ही मेंशन नहीं है या उसका वेट प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो पहली बात, हम ऑडियंस की हेल्प के लिए ना एक आप हमें बिल का फॉर्मेट दे देना, एक्चुअल में बिल कैसा होता है, कैसा दिखना चाहिए। बिल्कुल वो हम लगा देंगे। उसमें 3-4 चीज़ें हैं, वो जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो हो, नहीं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो गोल्ड ज्वेलरी आपने बोला, मानक की बात करी आपने, कोई 24 कैरेट होती है, कोई 22 कैरेट होती है, 20 कैरेट होती है, क्या इसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि एक कस्टमर लेने जाता है, वो नॉर्मली ज्वेलरी की बात करता है, शायद वो पूछता भी नहीं होगा कि गोल्ड, या आपने जो रिंग दी है, या जो आपने कोई नोज पिन दी है, या आपने कोई हार दिया है, वो कौन से कैरेट में है जी। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत होती है? नहीं, कस्टमर पूछते हैं और नहीं भी पूछते हैं तो ये शॉपकीपर की इंड्यू ड्यूटी है कि वो उसको बताए कि भाई ये 22 कैरेट का प्रोडक्ट है, या फिर ये कम कैरेट का, 18 कैरेट का प्रोडक्ट है, या फिर 20 कैरेट का प्रोडक्ट है। ये तो एक अवेयरनेस वाली बात है कि आप उसको कस्टमर को भी पूछना चाहिए कि ये कितने कैरेट की है, और शॉपकीपर को भी बताना चाहिए कि ये कितने और कैसे कैरेट का सामान। पहचानेंगे हम
ये कितने कैरेट का है? सर दिस इज बाय HUID, आप HUID से अच्छा, पहचानेंगे। HUID में ये भी लिखा होगा कि कितने कैरेट का हाँ, ये? कितने कैरेट का है। असली मीनिंग तो उसका यही है कि 22 कैरेट का सामान है तो वो उस पे इम्प्रिंट होगा 22 कैरेट, तभी उसकी पहचान होगी। पहचान होगी, ओके। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं, तो गोल्ड ज्वेलरी जब हम लेने जाते हैं तो एक मेकिंग चार्जेस पे बड़ी बात होती है। जी और मेकिंग चार्जेस, जब ज्वेलरी तो हम बनी हुई ना, जैसे मैं आपके पास आया ना, आपने मुझे रिंग दिखाई, जी फिर मेकिंग चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट है? सर देखिए, मेकिंग चार्जेस का कंसेप्ट ये है, आज मान लीजिए ये टेबल है, हम्म, ये कोई भी एक आर्टिकल है, अब इसमें वुड लग रही है मान लीजिए 10,000 रुपए की, तो आपको ये टेबल 10,000 में ही नहीं मिल सकती ना। अगर इसमें लकड़ी ही लकड़ी 10,000 रुपए की कॉस्टिंग की है तो टेबल आप 10,000 में कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं? तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो गोल्ड है, उसकी गोल्ड की वैल्यू है, लाइक उसमें 1,00,000 रुपए का सोना लग रहा है, तो उसमें कुछ तो मेकिंग उसकी लगेगी ना, जो कि मैन्युफैक्चरर लेगा उसको बनाने के। भाई उसकी कुछ कॉस्टिंग लगेगी, तभी तो वो उस रॉ गोल्ड को उस ज्वेलरी के फॉर्म में ला पाया है, चाहे वो बाय हैंड कर रहे हैं, चाहे वो बाय मशीनरी कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक हो गई ट्रेडिंग कॉस्ट, कि आप उस मैन्युफैक्चरर से लेकर, भाई मैन्युफैक्चरर तो लाइक एक छोटी टाइप की बाली है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर वो सिर्फ बाली ही बाली बनाता है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ चेन के कुंदे बनाता है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ अंगूठियां बनाता है। तो वो वहां से हम कुछ अंगूठी लाएंगे, वहां से कुछ चेन के कुंदे लाएंगे, फिर वो एक सप्लायर के पास आएंगे, फिर वो एक छोटे होलसेलर के पास आएंगे, तब एक रिटेलर उन सारी चीजों को प्रोक्योर करके लाएगा और कस्टमर को सब चीज की वैरायटी देगा। तो इसलिए उसकी जो सप्लाई चेन होती है सभी का उसमें मार्जिन हो गया, तो इसलिए उसकी मेकिंग चार्जेस लगते हैं। दिस इज द रीजन कि गोल्ड के अलावा उसमें मेकिंग लगेगी। लेकिन फिर भी एक आम आदमी कैसे समझेगा? अभी आप तो चलो ज्वेलर हैं, जी आपको पता है मैन्युफैक्चरर से लेना है या होलसेलर से लेना है, किससे लेना है। एक आम व्यक्ति जब आता है वो तो ये देखता है कि ये अंगूठी लेनी है या ये कड़ा लेना है, वॉटेवर जो भी गोल्ड ज्वेलरी लेनी है किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? अभी क्या मेकिंग चार्जेस हैं, कैसे, पूरी कैलकुलेशन समझाओ मुझे आप, देखिए, क्योंकि गलती यहीं होती है। हाँ गलती बिल्कुल सही आपने कहा, ये इस बात की अवेयरनेस कस्टमर्स को होनी चाहिए, और आप भी एक पेपर पेन ले सकते हैं ऑडियंस, आप अगर 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके पेपर पेन ले सकते हैं और काइंडली नोट इट। सबसे पहले जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं गोल्ड ज्वेलरी लेने के लिए, तो आपने क्या करना है, जितना भी वेट है गोल्ड ज्वेलरी का इनटू जो भी रेट आ रहा है, लाइक सपोज आपने 10 ग्राम्स की गोल्ड ज्वेलरी है और 1,40,000 रुपए का रेट है, तो 10 इंटू 1,40,000, तो वो तो हो गया 1,40,000 का गोल्ड। अब जितनी भी वो मेकिंग चार्जेस बोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शॉपकीपर एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा, ये वेरी करेगा? ये वेरी करता है। लाइक अब मान लेते हैं आप अपने एग्जांपल में, उसने बोला भैया 10% की मेकिंग है, तो 1,40,000 पे 14,000 की ही मेकिंग बनेगी अगर 10% मेकिंग है। आप ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि इसमें मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अब उसके बाद जो टोटल आएगा उस पे 3% का GST लगेगा। तो ये 3 कॉम्पोनेंट हैं, गोल्ड वैल्यू, मेकिंग चार्जेस जो कि सिर्फ गोल्ड की जो वैल्यू आ रही है उस पर लगेगा, और फिर टोटल वैल्यू करके उस पर 3% का GST या फिर जो भी रेट उस समय चल रहा है। अगर इसको सिंपल करते हैं, 1,00,000 रुपए का मान लीजिए गोल्ड है, उस पे आपने कहा 10% इसकी मेकिंग तो चार्ज, 1,10,000 हो गया। बिल्कुल। तो पहला कॉम्पोनेंट होगा गोल्ड, दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया उसका 10,000 रुपए का मेकिंग चार्जेस, हाँ, और तीसरा कॉम्पोनेंट आप बता रहे GST है, जो कि 1,10,000 पे लगेगा फिर उसके टोटल पर। हाँ, यानी कि वो 3,300 रुपए बैठेगा इस एग्जाम्पल में। तो 1,13,300 रुपए का टोटल वैल्यू हो गया अगर 10 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी, अगर 22 कैरेट का रेट 1,00,000 रुपए है तो। ओके, ठीक है। हाँ तो ये जो मेकिंग चार्जेस हैं, इसके अंदर भी कुछ हैक्स होते हैं क्या कस्टमर के लिए या दुकानदार के लिए? कुछ ना कुछ तो होता होगा सर। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न हो सकते हैं कैलकुलेशंस में, तो इसलिए आप अवेयर रहें। ट्विस्ट एंड टर्न कैसे होते हैं? सबसे पहला ट्विस्ट एंड टर्न ये है कि परसेंटेज आपने पूछा, आपने एक शॉप ए पर गए, उन्होंने बोला भैया 10% मेकिंग चार्ज है, शॉप बी पर गए, उन्होंने बोला 12% मेकिंग चार्ज है। अब आपको बाय डिफॉल्ट ये लगा कि 10% वाले का रेट थोड़ा सा कम हो गया, बट माइंडेड आपने ये नहीं सोचा कि उनका जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो बेस है क्या वही डिफरेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है सर, आइडियली जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं या जो भी आइडियल शॉपकीपर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया गोल्ड वैल्यू है उस पर ही परसेंटेज कैलकुलेट हो, बट सम पीपल आर मिसगाइडिंग देयर कस्टमर्स बाय कैलकुलेटिंग द मेकिंग चार्जेस ऑन द टोटल वैल्यू। मतलब कि
जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया, सारी चीजें इंक्लूड कर दी, उस पर वो परसेंटेज बैठ रही है 10%। कैलकुलेशन करके समझते हैं। मतलब मान लीजिए कि 90,000 रुपीज का गोल्ड है और 10,000 रुपीज की मेकिंग है, टोटल हो गया 1,00,000 रुपए। अभी हम जीएसटी प्रोविजन को हटाते हैं कैलकुलेशन की बात करने के लिए। तो अब इसमें जो मेकिंग चार्ज है वो कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 11% हो रहा है, क्योंकि 90,000 पे अगर मैं 11% करूंगा तब 1,00,000 पहुंचेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, भैया 1,00,000 का 10% 10,000 लगाए। तो बात समझने की ये है, जैसे और थोड़ा सा सिंपल करते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए का गोल्ड है। बहुत सी जगहों पर क्या हो रहा है, जैसे कि 50,000 रुपए का गोल्ड है तो उस पर अगर हम 10% करेंगे तो 55 ही तो आएगा। बट सम पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज कि 50,000 का गोल्ड है, 10% की बनाई होगी तो 60,000 हो गया। तो ये मतलब, या फिर 60% के पैसे हो गए। तो ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ा हैक चल रहा है कैलकुलेशन में। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि परसेंटेज जो कैलकुलेट करनी है उसका बेस को रिलेटेड आप बहुत क्लियर होने चाहिए। इसमें मतलब ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसमें भी गलती हो जाती है सर। एक्चुअली क्या है ना, एक तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, और दूसरी बात कि जब कस्टमर ले रहे हैं तो वो फिर उसको ध्यान इतना नहीं देते हैं, यही चूक हो जाती है। और जो कि कैलकुलेशन करने जाओ तो लगता तो ऐसा है कि 1 या 2% की गलती हो रही है, बट वो ज़्यादा गलती बैठती है। 5-5, 10-10% की चीटिंग हो सकती है इस तरीके से। 5-5, 10-10% बिल्कुल हो सकती वैसे है। भी देखो, एक कहावत है सुनारों के बारे में ना, सुनारे किसी के नहीं होते। हाँ, आपने सुना होगा। नहीं, वो कहावत आपकी ठीक है सर, लेकिन अगर आप ये चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पे कम कैरेट की ज्वेलरी और ज़्यादा कैरेट के रेट लगाए जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा अवेयर होके चलें, अगर आप ये बात देखते हैं कि कितने कैरेट की ज्वेलरी है उतने कैरेट का ही रेट लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आप HUID की बात कर रहे हैं, वो भी कोई गलत लिख सकता है, खुद भी लिख सकता है, या ये बाहर से कोई गवर्नमेंट की ही कोई सर्टिफाइड एजेंसी होती है वही लिख सकता है? सर ये बात तो वो हो गई कि चोरों के लिए ताले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद ही उस पर लिखने लग जाएंगे तो वो तो एक फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई ना। वो तो वाली बात हो गई कि मैंने सिग्नेचर करा, एक चेक इशू किया और मैंने सिग्नेचर करके दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या सिग्नेचर भी कोई मिसगाइड करके मिसप्रिंट कर सकता है, तो वो तो वाली बात हो गई उसका। लेकिन जो ऐसा बंदा ऐसा काम करेगा वो फिर बिल इशू नहीं कर पाएगा ना, वो टैक्स इनवॉइसेस कहाँ से लाएगा? अच्छा, क्या है ना, कहाँ से माल लिया वो तो बता ही नहीं पाएगा, कहाँ से माल लिया है वो नहीं बता पाएगा, ट्रेल तो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी ना। अच्छा, फिर अभी कुछ बहुत सारे ना वीडियो भी मैंने देखे हैं आपसे मिलने से पहले कि आप 10% मेकिंग चार्जेस की बात कर रहे हो, 12% की बात कर रहे हो, वो व्यक्ति है वो 3% मेकिंग चार्जेस पे बात कर रहे हैं, 3% में भी ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस सब बिक रही है। ये कैसे हो सकता है फिर पॉसिबल? सर इतने कम रेट्स पे पॉसिबल नहीं होता है। मैं अगेन फिर से दोबारा से कह रहा हूँ, ये सब मिसगाइडिंग एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट है। होता क्या है, उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं जिससे कि ऐसा हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है अदर चार्जेस, जो कि हो रहा है। कस्टमर को गोल्ड की वैल्यू लगाई, उसके ऊपर गोल्ड वैल्यू लगाने के बाद मेकिंग चार्जेस लगाए, मेकिंग चार्जेस के बाद जीएसटी लगाया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अदर चार्जेस का प्रोविजन और जोड़ दिया। अदर चार्जेस बोले तो जैसे मान लीजिए उसमें रोडियम का वर्क हो रहा है तो भैया रोडियम चार्जेस हो गए 2,000 रुपीज़ के। या फिर मान लीजिए उसमें स्टोन है, अब स्टोन, एक नॉर्मल स्टोन की वैल्यू कितनी होती है, 100, 200, 300, 400, लास्ट 500 रुपये। अब वो मान लीजिए उसी स्टोन वर्क को लिखकर अगर उसमें 5,000 रुपये जोड़ रहे हैं तो वो क्या है, वो एक्चुअल में तो स्टोन वैल्यू नहीं है ना, वो एक्चुअल में उसकी मेकिंग की ही वैल्यू है। मुझे एक बार आपकी रिंग दी, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके पास हाँ ना जी, दोनों तरह हाँ, की रिंग है आपके पास। हाँ जी, अब जैसे इसके सारी अंदर स्टोन वाली हैं। ये स्टोन है लगे हुए ना जी, तो ये स्टोन की वैल्यू भी काउंट हो जाएगी। हाँ, जैसे मान लीजिए अब ये रिंग है, अब इसमें मेटल वैल्यू के अलावा जो स्टोन की जो वैल्यू है, जो स्टोन खरीदा गया होगा, जड़ैया ने जड़ाई करी होगी, उस स्टोन की कीमत 200 रुपये होगी या 300 रुपये होगी। लेकिन मान लीजिए अगर वो 3% मेकिंग चार्जेस कर रहे हैं और स्टोन के चार्जेस लगा रहे हैं मान लीजिए 2,000 रुपीज़, तो उसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि वो जो 2,000 रुपीज़ अदर चार्जेस की फॉर्म में लिया गया वो है तो उसका मेकिंग चार्ज ही ना। रोडियम की आप बात करो जो यहाँ पॉलिश हो जाएगी। हाँ, रोडियम इस तरह की होती है, ये जो व्हाइट पॉलिश होती है इसको रोडियम पॉलिश बोलते हैं। मैंने माना सर कि इन सारी चीजों की कॉस्टिंग्स होती हैं, लेकिन वही तो उसका मेकिंग चार्ज है ना। उसको इस तरीके से बाइफरकेट करके और फिर 3%, 4% या 0%, अब आप बताइए, जैसे मैंने आपको सारी चीजें समझाई, क्या 0% में प्रोडक्ट बन के आ सकता है? नहीं बन के आ सकता। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो कहाँ निकल रही होगी, या फिर गोल्ड के रेट को ही बढ़ा दिया। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो मेकिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं वो कुछ बेस बनाते हैं 24 कैरेट के रेट को, उससे भी मेकिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, जो कि वो भी गलत है।
ये तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी ध्यान आ रही है बात। मेरी जब सिस्टर की शादी थी तो हम गोल्ड लेने गए, तो यही कैलकुलेशन मेरे फादर साहब ने पकड़ ली थी। हाँ 24 कैरेट के रेट को बेस बनाकर उस पर मेकिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी एक पॉइंट गलत है। आपको केवल और केवल जो गोल्ड वैल्यू आ रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड ज्वेलरी ले रहे हैं, आप एक ही बात पूछिए, भैया इसमें गोल्ड वैल्यू कितनी है। भैया उनने बताया भैया 1 लाख रुपए का इसमें गोल्ड है, इसी पर परसेंटेज कैलकुलेट होगी, चाहे वो 20% लगाएं, चाहे वो 40% लगाएं, चाहे वो 10% लगाएं, चाहे वो 5% लगाएं, और इसके अलावा कुछ भी मेकिंग का कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब एक कस्टमर कैसे समझे कि 22 कैरेट का रेट कितना होना चाहिए, कितना कम होगा फिर उससे? सर देखिए, अगर 1 लाख रुपए का रेट है 24 कैरेट का, तो 22 कैरेट का रेट जनरली कैलकुलेट करने के लिए उसको इंटू 92% कर दिया जाता है। यानी कि क्योंकि उसमें ना 91.6% उसमें गोल्ड होता है, है ना। जो भी 24 कैरेट का जो रेट है उसका जो 91.6% है, मान लीजिए कोई 10 ग्राम की रिंग है तो उसमें 9.16 ग्राम उसमें गोल्ड है। अब 9.16 का ग्रेड लगाने के लिए जनरली क्या होता है, उसमें मैन्युफैक्चरर थोड़ी सी हाई प्रपोर्शन ऑफ गोल्ड रखते हैं जिससे कि HUID पास होने में दिक्कत ना आए, तो वो 9.16 की जगह उसको 9.5 कर देते हैं या फिर ऐसे, तो इसलिए उसमें 92% का इंटू किया जाता है। अच्छा, मतलब अगर ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए का है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 92% कर दीजिए तो आपको 22 कैरेट का सही रेट मिल जाएगा। और फिर 20 कैरेट होगा तो कितना होगा फिर? सर 20 कैरेट करने के लिए 83% का इंटू किया जाएगा। 20 कैरेट में 83% आएगा और 18 कैरेट में 75% होएगा ऐसे। और इसके बाद फिर ज्यादातर ज्वेलरी कौन सी बिकती है? 22 कैरेट बिकती है, 24 या 18 या 20, कौन सी कैरेट बिकती है? सर देखिए, जो सबसे बेस्ट प्रीमियम ज्वेलरी है वो 22 कैरेट है, क्योंकि 22 कैरेट एक हाईएस्ट पॉसिबल कैरेट है जो कि गोल्ड ज्वेलरी में हो सकता है। लेकिन जो कुछ ज्वेलरी ऐसी होती हैं जैसे कि डायमंड ज्वेलरी है या फिर रोज गोल्ड की ज्वेलरी है, वो 18 कैरेट में सबसे बढ़िया रहती है। ओके, तो 916 जो होता है उसका तो 91.6 वही होता है, 91.6% उसमें गोल्ड है, या जिसको बोलते हैं 22 कैरेट। बाकी 91.6 के अलावा जो बाकी का जो 7 या 8% कंपोनेंट होता है उसमें अदर मेटल्स होते हैं, जैसे कि कुछ पोर्शन उसमें सिल्वर होता है, कुछ पोर्शन उसमें कॉपर होता है, और ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर कि वो किस तरीके का ग्रेड का उसमें कॉम्पोजिशन एलॉय बनाना चाहते हैं। ओके, जैसे अभी हम लोग अगर मान लो HUID नहीं देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो उसको ज्वेलर को बाउंड कर रखा है ना कि आपको तो लगा के देनी है, या नहीं ऐसा? हाँ बाउंड कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। तो फिर वो मान लीजिए अब जैसे कोई भी क्लाइंट जाता है जी, अब चीटिंग कैसे होगी फिर? क्योंकि मान लीजिए उसने 22 कैरेट दिया मुझे, रेट 24 कैरेट का लगाया, तो फिर वो बिल मैंने अगर नहीं भी देखा या गलती कर भी दिया, मुझे बिल समझ में ही नहीं आया, या मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है किसी भी कारण से, या मैं जल्दबाजी में हूँ, कुछ भी है, तो फिर वो गलती कैसे होगी? मैं अभी भी, पहले तो होती होगी क्योंकि पहले आपको बिल देना नहीं है, कोई ऐसा HUID नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि बिल उन्होंने लिया है या नहीं लिया है? नहीं, बिल अगर लिया और ना लिया उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बिल काटना ही पड़ेगा ना। नहीं देखिए, दो बातें हैं। आपने प्रोडक्ट लिया, आपने प्रोडक्ट लाके कोई भी गोल्ड ज्वेलरी ली है, ठीक है, आपने उसका कोई HUID देखा है ना, HUID देखा है, मैं ये कह रहा हूँ। अब HUID देखा है तो वो HUID तो तभी हो पाया ना जब उसके पास उसका बिल का फॉर्मेट आया होगा। भाई कोई भी प्रोडक्ट पक्के के ट्रांजैक्शन से ट्रेल से ऊपर से चल के आ रहा है तभी तो वो HUID होके आया है, तो उसका बिल वो सप्लायर देंगे ही देंगे, मतलब सप्लायर मतलब शॉपकीपर। अगर मान लीजिए वो HUID आपने नहीं देखा, है ना, अब हम चलते हैं कि थोड़ा हम लीनियंट चले, है ना, तो ग्राहक है वो लीनियंट चले, उन्होंने HUID वगैरह का ध्यान नहीं दिया, जैसे भारत चलता है, उन्होंने कहा ठीक है भैया मुझे तो अंगूठी पसंद आ रही है, मैंने ये ले ली, लेकिन बिल ले लिया आपने, तो बिल वो कैसे दे देंगे जब तक वो प्रोडक्ट HUID नहीं होगा? सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। HUID और बिल, आपने दो में से कोई एक चीज पर भी अगर ध्यान दिया, कहने का मतलब ब्रीफ में ये है, तो भी आप किसी भी ठगी से बच सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज इंटरकनेक्टेड हैं। HUID होगा तो बिल भी होगा, और HUID नहीं होगा तो बिल भी नहीं बन सकता। मुझे अभी तक जो मोटे मोटे तौर पे बात समझ में आई है कि अगर मैं
गोल्ड ले रहा हूँ, ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, तो पहला ये ध्यान रखना है कि इस पे एक HUID होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा टैक्स इनवॉइस जिस पे एस्टिमेट ना लिखा हो, प्रॉपर एक टैक्स इनवॉइस होना टैक्स चाहिए। इनवॉइस लिखा होना और चाहिए। तीसरा मैं अपने सामने उसको एक बार वजन करवा के देख बिल्कुल लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 चीज़ों का ये मोटा 3 चीजें हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। तो कृधा गोल्ड पे आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि कस्टमर आपकी तरफ ही आए, या क्योंकि अगर मान लीजिए आप भी 10% मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं, जी। या आपके जो साथ में एक और शोरूम खुला हुआ है या कोई ब्रांड खुला हुआ है, जी। तो आप उनसे क्या अलग कर रहे हैं फिर? सर हम उनसे कुछ चीज़ें नहीं, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें अलग कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है इसमें कि HUID जो है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 या 4 साल हुए हैं HUID को आए हुए, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ना अभी लीनियंट कर रखी हैं। जैसे कि अंडर 2 ग्राम की जो ज्वेलरी है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि मैंडेटरी नहीं है, आप करें बहुत अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ ज्वेलरी के आर्टिकल्स उन्होंने मेंशन किए अपनी लिस्ट में जो कि मैंडेटरी नहीं है HUID करना। 90% कंपलसरी है, बट 10% उन्होंने कुछ एग्जेम्प्ट कर दिए कि उनकी कम वैल्यू है या उनमें कुछ और दिक्कतें आती हैं। लेकिन कृधा ने बाय डे 1 ये परफॉर्मेंस रखी है कि हमारे यहाँ छोटे से छोटा जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एक छोटी सी बाली हो, चाहे वो एक छोटी सी एक टॉप्स हो, मतलब बिल्कुल एक, या फिर बिल्कुल लाइट वेट की एक रिंग हो 1 ग्राम वाली, या छोटा सा बच्चे का पेंडल हो सूरज चंदा हाई वाले छोटे छोटे पेंडल, वो भी यानी कि अंडर 2 ग्राम भी हमारे यहाँ सारा ही प्रोडक्ट HUID का है। सबसे पहली चीज। दूसरी बात ये है कस्टमाइजेशन और टाइमली डिलीवरी में हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। आपको कैसा भी कस्टमाइजेशन करवाना है, आपने गूगल किया या आपके किसी फ्रेंड के पास कोई आर्टिकल है या आपने मेरे यहाँ ही कोई आर्टिकल पसंद किया, आपने कहा भैया सब कुछ ओके है लेकिन मुझे इसका ये वाला डिजाइन ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसा चाहिए, वो हम करा के देंगे। और सबसे और उसके ऊपर लेवल की बात ये है कि अंडर 10 ग्राम के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसमें हम कस्टमर के इतने साथ हैं कि अगर उन्होंने अपनी पसंद से कोई चीज बनवाई, सब कुछ सेम बन के आया, बनने के बाद उनको लग रहा है भैया थोड़ा सा मजा नहीं आया, तो वो आर्टिकल हमारा है। तो हम, क्योंकि हम इस कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं कि हमारा तो वो आर्टिकल हम बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बना रहे हैं, आपको पसंद नहीं आई, अनदर कस्टमर है कोई, उनको पसंद आएगी। आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि कोई भी ऑर्डर देने में आपको कोई डर नहीं लगता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम QC करते हैं हर एक शॉर्ट स्टेप के बाद, यानी कि क्वालिटी चेक। जब हमारे यहाँ प्रोडक्ट आते हैं, सारे प्रोडक्ट्स पहले से ही HUID होकर आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करवाते हैं अपने स्टॉक मिक्सिंग से पहले कि क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा है क्या जिसपे HUID किसी कारण से, क्योंकि ह्यूमन एरर है ना, हॉलमार्क सेंटर में भी कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है कि क्या कोई प्रोडक्ट में HUID होने से रह गई क्या, या फिर कोई प्रोडक्ट HUID करने के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं से कुछ कुंदा या कोई घुंघरू, कोई आंकड़ा उसका टूट गया क्या, कहीं से कोई प्रोडक्ट चुभ तो नहीं रहा। इसके अलावा जब हम अपनी टैगिंग करने के बाद कस्टमर को सेल करने के लिए जब वो ज्वेलरी आती है, तो हमने दिखाया हमारे सारे सेल्स पर्सन और सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि पैकिंग का और फिर बिल को लेकर उसको हैंडलिंग का काम करते हैं, सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भैया कस्टमर ने पसंद कर लिया है सामान, लेकिन आपको वाइल पैकिंग या वाइल वेट करने के दौरान, टैग काटने के दौरान कुछ भी ऐसा दिखे कि अरे यार यहां से ये पीस डैमेज हो रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो हमारा स्टाफ तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करके बता देते हैं कि भैया ये इसमें डैमेज हो रहा है, या तो हम ये ठीक करा देंगे या फिर आप कोई दूसरा आर्टिकल पसंद कर लीजिए। तो इस विश्वास के साथ कृधा गोल्ड चलती है और आज तक हमारा कोई भी कस्टमर सर वापस नहीं गया। क्या बात है। अच्छा, रेट्स को लेके बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, रोज रेट्स चेंज होते हैं, तो फिर आप लोग कैसे रेट्स को देखते हैं, या एक कस्टमर जब आज आया तो आज रेट अलग है, कल रेट अलग है, परसों रेट अलग है, तो सिस्टमेटिक रेट्स कृधा गोल्ड पे कैसे होंगे? परसों की बात तो बहुत बात की है, इस समय बात ऐसी है और मार्केट की हालत इस तरह की है सिचुएशंस कि आप ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, एक नॉर्मली जो शादी के या कोई प्रोग्राम होता है और कोई कस्टमर आते हैं तो कम से कम 2 या 3 घंटे का उनका ड्यूरेशन रहता है सारी ज्वेलरी पसंद करने का। उस 2-3 घंटे में भी रेट्स 2-3 बार चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा हुआ है, सबसे पहले तो हमने एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया हुआ है दुकान के बाहर। उसमें क्या है कि कस्टमर्स को बाहर से ही क्लियरली दिखता है कि क्या रेट 22 कैरेट का इस समय चल रहा है। सेकंड बात यह, हमने अपना एक ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ इस बात के लिए है हमारे यहाँ पर कि वो उन फ्लक्चुएशंस को देखते रहते हैं और जैसे ही वो 200-300 रुपए का कट मारता है, जैसे 1,40,000 है, अब 1,40,500 हो गया या 1,39,500 हो गया, तो वो हमारे रेट्स बोर्ड पे अपडेट कर दिए जाते हैं। और तीसरी
इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया है किरदार पर बिलिंग का और डिस्काउंट ऑफर्स का। जितने हमारे डिस्काउंट ऑफर्स हैं सबको बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। जैसे आप शॉप पर आए, आपने कोई भी बार्गेनिंग नहीं करी, आपने बस आए, आपने अपना सामान लिया। अब हमारी टीम है वो अपने आप देख लेगी कि आपका कौन से वाले ऑफर में वो प्रोडक्ट आ रहा है और उस तरीके से वो डिस्काउंट आपको आपके बिल में दे दिया जाएगा। लेकिन जो गोल्ड का रेट है वो तो स्टैंडर्डाइज्ड है ना, तो फिर जो डिस्काउंट होता होगा वो मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट होता है, गोल्ड ज्वेलरी में डिस्काउंट नहीं होता। लाइक मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 10% का डिस्काउंट है, तो वो जो 10% का डिस्काउंट होगा सर, वो खाली जो मेकिंग चार्ज का कंपोनेंट है। लाइक हमारे एग्जांपल में बार बार 1 लाख की गोल्ड ज्वेलरी और 10,000 का मेकिंग चार्ज चल रहा है, तो 10,000 पे ही डिस्काउंट होगा। 10% होगा तो वो 10,000 का 10% है, 20% होगा तो 10,000 का 20% है, वो डिस्काउंट ऑफर। क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में ऐड आता है ना जी 30% का ऑफ, 40% का ऑफ। हाँ, तो वो 30% ऑफ इट कैन नेवर बी ऑन गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड वैल्यू, इट कैन बी ओनली ऑन द मेकिंग कंपोनेंट जो उसका होता है। अब जैसे अभी रिसेंटली मदर्स डे हुआ था, तो मदर्स डे पर हमने ऑफर किया था, या फिर हम मान लीजिए कभी टीचर्स डे आया, डॉक्टर, तो इस तरीके से ऑफर्स चलते हैं, तो वो मेकिंग चार्ज के कंपोनेंट पर होते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आप भी ज्वेलरी को मॉडिफाइड करवाना हो तो करवा के दे देते हैं जी। तो ये जो HUID है ये क्या सेंट्रलाइज्ड है क्या? जैसे आपने कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन किया जी, तो वो मॉडिफिकेशन के लिए तो उसमें चेंजेस तो हो ही गए, तो वापस वो HUID होता है, और क्या ये सेंट्रलाइज्ड है या? क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आपके पास रिंग है जो मैन्युफैक्चर से बन के आई, ठीक है, उसने HUID करके दे दिया, डन, ठीक है, अब वो घूमते 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 आपके पास आ गई, ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूँ एज अ कस्टमर और मैं बोलता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाना है, ये चीज ऐड करवानी है, ये चीज इसमें माइनस करवानी है, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या दोबारा HUID होगा? अगर होगा तो क्या वो सेंट्रलाइज्ड होगा? कैसे चेक होगा फिर? सर दोबारा HUID कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक रिपेयर का आर्टिकल है ना। अब वो एक आर्टिकल वो मॉडिफाइड हो गया, मान लीजिए कि कोई चेन है, अब उसका कोई कुंदा टूट गया, तो अब वो कुंदा जोड़ा गया तो रिपेयर तो तब भी हो गई है ना। चाहे, मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो एक पॉइंट की रिपेयर हुई है या फिर उसने कुछ मैग्नीफाई इफेक्ट किया, वो रिपेयर तो रिपेयर हो ही गई और वो पता चलती है कि ये आर्टिकल रिपेयर्ड है ना। दूसरी बात ये, HUID सेंट्रलाइज है, बिल्कुल है, और इससे बहुत फ़ायदा है स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों के रेगुलर ट्रांसफर्स होते हैं, ये जैसे कि आर्मी पीपल हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है। मान लीजिए वो किसी दूर एरिया से ट्रांसफ़र हो गए, अब उन्होंने वहाँ पर कोई ज्वेलरी खरीदी थी, तो पता है क्या होगा, अगर वो फिर अपने किसी और ज्वेलर के पास जाएंगे, है ना, जहाँ पर अब उनका ट्रांसफ़र हो, वो कहेंगे मुझे ये गोल्ड ज्वेलरी सेल करनी है, तो सेल नहीं हो पाती है। ये तो हमारे साथ भी हुआ है ना, हुआ है ना सर आपके पास। लेकिन HUID प्रोडक्ट होगा और टैक्स इनवॉइस होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप किरदा की ज्वेलरी है, आप तनिष्क के यहाँ जाके सेल करेंगे, वहाँ भी वो सेल होगी। तनिष्क की ज्वेलरी आप किरदा पर आके सेल करेंगे, वहाँ पर भी वो सेल होगी। तो सेंट्रलाइज सिस्टम का ये बेनिफिट होता है। ओके, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मेरे फादर साहब बैंक में थे जी, तो हम हनुमानगढ़ रहा करते, तो बहुत टॉप के ज्वेलर से हमने ज्वेलरी ली जी। लेकिन जब हम बीकानेर शिफ्ट हुए तो जैसे हमें मम्मी को दोबारा बनवानी थी, तो उसने बोला इसमें तो इतना % गोल्ड ही नहीं है। हाँ, तो ये तब तो हुआ था, ये तो मुझे एज इट इज़ याद है। जी, जी, क्योंकि वो फादर साहब के बैंक के कस्टमर भी थे, तब भी उनको लगता था यार इतने हम पुराने नॉन थे, हमारे साथ चीटिंग हो गई है। तो हाँ, तो वो चीटिंग का सर यही बात है कि पुराने सोने में इसीलिए बहुत सी चीटिंग होती हैं। उसमें क्या है ना कि एक तो ये रिलेशंस की वजह से, या फिर जो क्रेडिट फैसिलिटी जो कस्टमर्स को दे दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो ध्यान पूरा इन चीज़ों पे नहीं दिया जाता कि वो HUID है, बिल है, और वहीं पे ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए HUID का सिस्टम लाया गया कि वो सेंट्रलाइज हो जाए, कहीं पर भी आप हों आपको वहाँ पर कैश मिल जाए। आपको कोई नीड हो तो आपकी कम से कम गोल्ड देकर वो कैश मिल जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कैश में कैश डिडक्शंस होते हैं। कैश डिडक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहाँ पर आप गोल्ड लेकर आ गए, अब उसे तो पता नहीं है ना कि आप 10 लाख का सोना आज लेकर आने वाले हैं और आपको किसी भी वजह से उसकी नीड है, तो वो 10 लाख रुपए अपने वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक क्यों रखेगा? अब वो भी अपने उसकी प्रोसेस की कॉस्टिंग तो लेगा, 1%, 2%, 3%, वो डिपेंड करता है उसके अपने चार्जेस के ऊपर, बट आपका काम हो जाएगा, 1%-2% के बाद आपका काम हो जाएगा। हम लोग ना कई बार अपना पैसा बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि बिल ना लेना पड़े। हाँ, गवर्नमेंट को फिर बड़े बड़े ऐड चलाने पड़ते हैं कि भैया बिल ले लो, बिल ले लो। सर ये बात कई बार नहीं, ये बात तो हर बार की है। तो ये देखिए पैसा बचाना हमारा पहला धर्म है जी, और गलत है सही है वो बाद में उसमें उलझेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, तो आपके पास भी तो आते हैं जी, ज्वेलर्स के पास भी तो जाते हैं, क्योंकि 3% आप GST ले रहे हो, जी, तो क्यों देना है, आप कैश में ले लो। तो नॉर्मली होता है ना, फिर
क्या फ़ायदा है 3% जी जीएसटी सर, देने का? एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि कस्टमर्स का ये सोचना है कि 3% जीएसटी बचाने से मेरा एक्चुअल में 3% बच रहा है। पहली बात तो यही एक बहुत बड़ी मिथ है। मतलब बच नहीं रहा। बच एक्चुअल में तो आपके पॉकेट से पेनी बच ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं बच रहा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक वाटर बॉटल है, हुँ, ये एक वाटर बॉटल है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 6 रुपए की। ठीक अब है। बस फर्क क्या है कि जो बंदा सही तरह से काम करता है, लाइक हम कृधा की बात करें तो हमारे यहाँ इसका रेट बताया जाएगा कि भैया 5 रुपए की ये वाटर बॉटल है हुँ, और 1 रुपए का इस पे जीएसटी चार्ज हो रहा है, ठीक है। और कोई अन्य ज्वेलर होगा जो कि कैश वाले हैं, वो कहेंगे भैया 6 रुपए की पानी की बोतल है। तो आपके पॉकेट से तो रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए ही नहीं ना, ना इसके पास ना इसके पास, दोनों ही केसेस में आपने तो 6 रुपए ही खर्च करे। अब मैं आ जाता हूं अपने ट्रेड पर। मान लीजिए गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए का है, तो आप मेरे यहाँ आएंगे, मैं बोलूंगा भैया 1 लाख का गोल्ड का रेट है और 3% जीएसटी होके 3,000 रुपए हमारे और लग गए, तो 1,03,000 रुपए टोटल हुआ। और कोई अन्य ज्वेलर के पास आप जाएंगे जिससे आपको ऐसा डीलिंग है पुरानी कि भैया मुझको कैश में करना है, तो वो बोलेगा भैया ये 1,03,000 रुपए का गोल्ड है। तो आपके कैश विकास भाई बचे कहाँ फिर? नहीं बचे, वो तो लग ही गए। वो पूरे लग गए। उल्टा रिस्क और हो गया कि उल्टा मैंने रिस्क और हो गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ, आपने डॉक्यूमेंट नहीं लिया। इसमें क्या हुआ, अब आप पूछने लगे भैया जरा इसकी एचयूआईडी चेक करके बताना। अब वो हो सकता है ये बोल दे, इस बात की प्ली ले ले, भैया आप बिल नहीं ले रहे ना तो एचयूआईडी नहीं होगी। तो अब आप वहां पे भी पीछे हट गए। फिर आप बोलेंगे भैया इस पर्चे पर आपका भरोसा तो है ना, वो कहेगा अरे हम यहाँ पे बैठे तो हैं। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जीएसटी से लेने या जीएसटी से ना लेने पर कोई भी रुपए नहीं बच रहे। अब ऐसे तो मान लीजिए कोई आता है, वो कहता है भैया वो वाले ज्वेलर हैं वो तो मेकिंग चार्ज ही नहीं लेते हैं वहां पे। तो जैसे अब हमारे यहाँ जो स्मॉल टाउन्स कनेक्टेड हैं, वहां से जो ग्राहक आते हैं वो क्या कहते हैं, भैया वहां पे तो जीरो मेकिंग, कोई मेकिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस गोल्ड का रेट है इनटू वेट है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उस रेट को उतना और बढ़ा दिया जाता है कि वो मेकिंग को भी कवर कर ले। कंपोनेंट 3 हैं और 3 ही रहेंगे। बात खाली ये है कि उसकी विंडो ड्रेसिंग की बात है। तो नॉर्मली लोग क्या फिर देखते नहीं है क्या अभी आज गोल्ड का क्या रेट है और वो क्या लगा रहा है? इतना मतलब इतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं? सर या एक्चुअली ज्वेलर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि इतना घुमा लेते हैं कि बेचारा कस्टमर भूल जाता है? नहीं, बात ज्वेलर्स की स्मार्टनेस से ज़्यादा इस समय कस्टमर की अवेयरनेस की है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप इतना अवेयर रहें कि एटलीस्ट 2 दुकान पर आप गोल्ड का रेट पूछें और तब आप अपनी परचेजिंग करें। और जो वो तो मोबाइल पे पता लग जाता है आजकल। सर मोबाइल पर नहीं पता चलता है एक्चुअली, क्योंकि मोबाइल पर जो वेब पेजेस होते हैं वो एक तो पूरी तरह से अपडेटेड नहीं होते। आप सर्च कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब आप ये नहीं देख पा रहे कि ये वेब पेज जो है क्या ये कल का अपडेटेड है। हम लास्ट अपडेटेड तो देखते नहीं है उसका, हम सिर्फ गोल्ड रेट डाल के देख लेते हैं। तो इसलिए गोल्ड के जो एक्चुअल में जो फिजिकल रेट्स हैं, जो कि मार्केट में जिस भाव में सोना मिल रहा है, वो नेट पर नहीं आते हैं। और जो बिल की बात है ना, सर बिल की बात ये है कि आपको उसके और भी फायदे भी होते हैं, सिर्फ 3% की तो बात है ही, वो तो बच ही नहीं रहा। एक्चुअल में वो जो खर्च हुआ ही नहीं है। अब इसमें भी फिर इस पार्ट पे क्यों जाएं, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, आप जो शॉपकीपर से आप सामान ले रहे हैं वो भी कम से कम रिलायबल हुए कि भैया अकाउंटेबल हो गए वो। अकाउंटेबल हो गए कि ये आपका प्रॉपर पक्का बिल है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की चेन जो चोरी हो गई थी, तो वो जब वहाँ पर गए रिपोर्ट के लिए तो उन्होंने सबसे पहले उनका बिल मांगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, या फिर डाउरी के केसेस होते हैं। तो वहाँ पर आपको, अगर आपके पास बिल रहेगा ना, आप ये समझ लो आपको लाइफ टाइम का उस आर्टिकल का इंश्योरेंस हो गया। आप ये समझिए, क्योंकि कभी भी उस आर्टिकल को कुछ होगा, उसकी रीसेल करनी है, कुछ करना है, वो बिल चाहिएगा। ओके। ये समझिए आप। तभी जब ये चोरी वोरी होती है तो ज्वेलर्स या कोई ऐसा दुकानदार पकड़ा जाता है जो चोरी का माल लेता है, मतलब उसके पास उसने बिना उस इनवॉइस के, हाँ बिना इनवॉइस के। इसीलिए क्या होता है ना कि आपके पास बिल होगा ना, तो आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है कि आप, एक सुविधा मिल जाती है कि मैं कहीं पर भी जाकर इस सामान को बेच सकता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी शादी हुई थी तब गोल्ड का रेट बहुत कम था। फिर कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर की शादी हुई तो तब भी बढ़ा हुआ था, शायद 20-25 हज़ार होगा या शायद 30,000 होगा, इतना ही लास्ट। होगा। तब मेकिंग चार्जेस तब वही 8-10% हुआ करते थे जी यानी कि अगर 30,000 का गोल्ड है तो 3,000 के आसपास मेकिंग चार्जेस हो गया, 10% अगर मैं मानूं। जी आज अगर 1.5 लाख है तब भी आप 10% ले रहे हो, जी तब 15,000 हो गया। तो जी। ऐसा क्या हो गया, अभी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो मेकिंग चार्जेस परसेंटेज में ही क्यों है फिर? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो वैल्यू जब बढ़ गई तो उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो तो उतनी ही रहनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए सर, ऐसा होता है
मान लीजिए कि आपने कोई 10 ग्राम का प्रोडक्ट बनाया, अब उसकी एक छियत जाती है जिसको वेस्टेज बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चेन बनाई, अब वो चेन एक्चुअल में तो वो खुरदरी होती है ना, उसको उसकी बफिंग करी जाती है, उसको उसको रब किया जाता है। तो रब करा, मान लीजिए थोड़ा सा रब किया, उसमें 100 मिलीग्राम सोना गिर गया। अब पहले वो 100 मिलीग्राम सोना, जैसा कि आपने बताया पहले 30,000 का भाव था, तो वो 300 रुपए का हो गया। आज वही 100 मिलीग्राम सोना जो कि उड़ गया है ना, जैसे आप एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से करिए, तो भी क्या एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में आप पूरा पानी ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे ना। तो उसी तरीके से गोल्ड ज्वेलरी का है। तो जब आपने उसको रब किया, अब वो 100 मिलीग्राम सोना पहले 300 रुपए का था, आज वो 100 मिलीग्राम सोना 1500 रुपए का है। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो इसका वेस्टेज है, जो कि सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट पर है कैपिटल इन्वेस्टेड। मान लीजिए आपने मुझे एक कोई भी ऑर्डर दिया कि भैया पीयूष भैया आप 50 ग्राम के गोल्ड के कंगन बनवा दीजिए। अब वो 50 ग्राम के गोल्ड के कंगन, जब सोना 50,000 का भाव था तो वो 2.5 लाख रुपए के बैठते थे। आज वो 50 ग्राम के गोल्ड के कंगन 7.5 लाख रुपए के बैठ रहे हैं। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ? इससे ये इफेक्ट हुआ, आपने तो ऑर्डर दे दिया, अब क्या होगा? पहले मुझे 2.5 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ रही थी। बैंक से मैंने मान लीजिए लोन लिया, तो मुझे 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, ऐसे करके समझते हैं। तो 2.5 लाख पर 2,500 का इंटरेस्ट गया। अब मुझे 7.5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ रहा है, उस पर मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट 7,500 रुपए हो गई। तो सेकंड फैक्टर आ गया कैपिटल इन्वेस्टेड। थर्ड फैक्टर सर आ गया फ्रेट का, और फ्रेट पर इंश्योरेंस का। मान लीजिए, अब देखिए सर, किसी भी एरिया में, मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पे सभी में ज्वेलर्स हैं। अब एक कोने में कोई सामान बन रहा है इंडिया के किसी पार्ट पे, वो दूसरे पार्ट पर भी तो मिल रहा है ना, तो क्रॉस ट्रांसफर्स तो चल ही रहे हैं ना। तो अब मान लीजिए हम मथुरा की बात करें, किरदा गोल्ड हमारी मथुरा है, तो मथुरा में जो सामान आता है वो बॉम्बे से भी आता है, दिल्ली से भी आता है, आगरा से भी आता है, मेरठ से भी आता है। तो उसकी जो फ्रेट की जो कॉस्ट है, अब पहले जो कोरियर वाले जो टीम होती थी, वो पहले हमसे चार्ज करते थे, लेट सपोज वो 10 लाख रुपए का सामान आ रहा है, उसमें चार्ज कर, अब वही वाला सामान हो गया 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए पर चार्ज करेंगे। फिर 20 लाख का ही इंश्योरेंस करेंगे तो उतना ज्यादा प्रीमियम जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेगी, उन्होंने रिस्क ज्यादा कवर किया। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड रेट के साथ साथ उसका मेकिंग चार्ज चल रहा है, इसलिए वो परसेंटेज फॉर्म में है। अभी वही गोल्ड रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, मेकिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये होता है। इसलिए मेकिंग चार्जेस फ्लक्चुएट करती है परसेंटेज के साथ। हाँ, इसीलिए वो मेकिंग चार्ज क्या है, मान लीजिए 10% का है, अब वही सामान है, वो आपको हो सकता है थोड़ा और कम मेकिंग पे मिल जाए या थोड़ी ज्यादा मेकिंग पे मिले, वो डिपेंड करेगा उस समय के गोल्ड के रेट पर। एक्चुअली हम लोग तो ये मान रहे थे ना कि जो लेबर काम करती होगी, हाँ, जो कारीगर हैं, हाँ, जो उसको आपने उतने सिर्फ एक कॉस्टिंग देखी, वो है ह्यूमन रिसोर्स की, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी कॉस्टिंग है। अभी रिसेंटली जब गैस की शॉर्टेज आई थी, अभी सिलेंडर की, मतलब एक्चुअल में कोई शॉर्टेज आई नहीं थी, लेकिन प्राइसेस हाइक कर रहे थे, तो उस समय भी कारीगर्स ने अपनी कॉस्टिंग और बढ़ा दी। वो बोले भैया हमें जो सिलेंडर आ रहा है वो और महंगा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जिनके ज्वेलरी के शोरूम हैं, वो एक बिजनेस लेगेसी लेके चलते हैं। जी, दादाजी वहीं थे, पिताजी वहीं हैं, बच्चे भी वहीं हैं। जी, लेकिन जब आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि यू आर द फर्स्ट पर्सन, जी, फर्स्ट जनरेशन, जी, जी, तो जी। आपकी कैसे एंट्री हुई इस ज्वेलरी बिजनेस के अंदर? सर एक्चुअली मैं चार्टेड अकाउंटेंट बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में सभी लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मेरी सिस्टर भी चार्टेड अकाउंटेंट है, शी इज़ वर्किंग इन डिलॉइट, और मेरी वाइफ भी चार्टेड अकाउंटेंट है। क्या बात है। और मैं भी चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था परस्यू, लेकिन फिर मेरे क्लियर ना होने की वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। देन आई वेंट टू NIDG करोल बाग, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली थी डायमंड के कोर्स की। एंड देन फिर हमारे कज़िन अंकल हैं, उनके यहाँ मैंने अपना काम सीखा, और फिर किरदा गोल्ड लॉन्च हुई 2021 में। मतलब आपकी फैमिली में कोई रिश्तेदार करते हैं आपके इस तरह हाँ के जी, हाँ बिजनेस जी, को? कज़िन अंकल हैं। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सीधा ज्वेलरी के काम में ना जी। कोई मतलब लिंकअप दिखा नहीं, जी, जी। या कोई बचपन का सपना था? एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू डू कि मैं कोई बिजनेस करूं, मुझे हमेशा से कुछ बिजनेस करने का मन था। तो मेरा एक प्लान था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करूंगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ बिजनेस करूंगा। तो वो बात एक पॉइंट थी, तो इस वजह से फिर हम किरदा गोल्ड को लाए। कृधा गोल्ड का मतलब, कृधा का क्या मतलब हुआ? सर किरधा का बेसिकली मतलब है ये कृष्ण जी और राधा जी के मिलन से डिराइव हुआ है। कृष्ण जी का क्री और राधा जी का धा, तो वहाँ से हमने निकाला किरधा। और जब हमने इसका संस्कृत मीनिंग देखा इस वर्ड का, तो इसका मतलब है शुद्ध। तो अच्छा। किरधा गोल्ड यानी कि शुद्ध गोल्ड।
तो ऐसे करके हमने किरदा गोल्ड अच्छा, के जब लिख नाम रहे का थे नाम तब ऐसा डेरिवेशन नहीं था किया। दिमाग में कि हाँ, तब जब एक्चुअल में डिराइव किया था तो कृष्ण जी और राधा जी के वर्ड से किया था, लेकिन फिर उसका मीनिंग भी तो सर्च आउट किया, तो मीनिंग उसका निकल के आया शुद्ध, तो इसलिए किरदा गोल्ड मतलब शुद्ध सोना। और इसीलिए हम अपने किरदा पर सिर्फ और सिर्फ 22 कैरेट ही रखते हैं। हमने इस बात की भी अपनी मोनोपोली बनाई है कि जनरली क्या है, ज़्यादातर, हर नहीं कहूँगा, ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी की शॉप्स पर क्या होता है, कैरेट मिक्सिंग होती है। कैरेट मिक्सिंग का मतलब क्या है, एक ही काउंटर है, वहाँ पर 18 कैरेट का भी सामान वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, 20 कैरेट का भी कर रहे हैं, 22 कैरेट का भी कर रहे हैं, या और कोई लोअर ग्रेड के कैरेट का भी कर रहे हैं। तो बात क्या होती है कि उसमें चांसेस हो सकते हैं कि ज्वेलरी मिक्स बाय गलत फॉल्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा शॉपकीपर ने इंटेंशनली करी, बट ऐसा हो सकता है ना, डब्बे में मिक्स हो गया गलती से। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, हम उस एरर से हमेशा फ्री रहें, और हमारी एक लेगेसी ये रहे कि किरदा का सोना मतलब 22 कैरेट। तो हम अपने शॉप पर किरदा पर बाय ऑर्डर भी हम कम कैरेट की ज्वेलरी नहीं रखते हैं। लाइक आप आएंगे, आपने कहा भैया मुझे ये आर्टिकल पसंद है, बट मेरे को आप इस चीज़ को थोड़ा सा कम कैरेट यानी 18 कैरेट में बना दीजिए, तो हमको आपको सॉरी कहना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 22 कैरेट में ही डील करते हैं। ओके, जिससे कि एरर फ्री सिचुएशन रहे। अच्छा, ये इससे हटके क्वेश्चन है मेरा। आप बिलोंग करते हैं मथुरा से, वहीं जी पे आपका शोरूम है, जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली से आते हैं, जी तो नॉर्मली में ऐसे में, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है स्मॉल टाउन में, पेरेंट्स उसी चीज़ को लेके जाना चाहते हैं जिस चीज़ में वो हैं, और स्पेशली इस तरह के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जी। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी और इस तरह के बिजनेस में आना है जिसमें ज्वेलरी है या ऑर्नामेंट्स के जो काम में आना है? जी सर, इसके लिए बड़ी मेहनत लगी थी। ये बताइए, क्योंकि क्या यहाँ पर जो ऑडियंस है, आपने शुरू किया यानी कि आपने जी। एफर्ट लगाए, जो आपने बात बोली कि मुझे मेहनत लगी थी। अक्सर इसके क्या होता लिए- है कि बच्चे एक्सक्यूज कर देते हैं, सॉरी मैं आपको बीच में, वो एक्सक्यूज कर देते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने जी या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये जी। चैलेंजेस तो आपके साथ भी आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पेरेंट्स तो सभी के चिंता करते हैं, है ना, उनको हर चीज़ का हर तरह से डर भी होता है, कैपिटल वेस्ट होने का भी डर होता है, और यहाँ तक कि जो कैंडिडेट है वही डिप्रेशन में ना हो कि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, इस तरह से भी डर होता है कि हम उसी पाथ को गाइड करें जहाँ बच्चा आगे जा सके। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा यूथ को कि अगर उनको अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, तो पहले वो उसके लिए अपने मन में उसका फुल प्रूफ प्लान बनाएं और उसको एक पेपर पे जॉट डाउन करें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रीमलाइनिंग की बात नहीं है, ये आगे भी लाइफ में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जहां पर हमें अपने बड़ों को कन्विंस करना होता है उस डिसीजन के लिए। तो आपको पहले अपने आप को और उनको एक प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि मैं इस चीज़ को ऐसे ऐसे करूँगा। तो जब आप उसको नोट करेंगे और अगर उसमें कोई कमी होगी तो पहले तो आप खुद ही देख लेंगे ना। आपने सिर्फ एक इच्छा करी कि मुझे ये चीज़ करनी है, अब आप उसको पेपर पे नोट करने लगे जब कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो एक लाइन में हो गई, मैं कैसे करूँगा, इसको करके मैं क्या करूँगा, तो आपको तभी पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया था? सर, मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी थी, और मैंने जैसा कि बताया, पहले मैंने NIDG से कोर्स किया, और अंकल के उसके लिए यहाँ- मनाया कैसे? मैं तो यही जानना चाहता हूँ, आपने अपने पेरेंट को मनाया कैसे? मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जानना जरूरी है। भी आपने उस प्रोसेस को कैसे पूरा किया? इफ यू वांट टू शेयर। नहीं, शेयरिंग की उसकी कोई बात नहीं है, बात ये है कि सर देखिए, ये तो कन्विंस तो करना ही पड़ता है, इसमें क्या कहूँ मैं। ओके, नहीं, ऐसा है ना सर कि धीरे धीरे करके उनको बातें बताई कि भाई हम इसमें ये करेंगे, तो ऐसे करके वो कन्विंस होते हैं, और ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है ना। ये कहने में एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अब जैसे मैं जब अंकल की शॉप पर गया था, तो एज सच ये नहीं था कि मुझे ज्वेलरी बिजनेस ही करना है। जब हम अंकल की शॉप पर गए थे तो हमने ये भी सोचा था अपने माइंड में कि हम अगर कुछ भी बिजनेस करेंगे तो एक बिजनेस करना तो आना चाहिए। जैसा कि कहने का मतलब ये, आप एक दुकान पर बैठे हैं, चाहे हो सकता है वो एक किराने की दुकान है, लेकिन उस दुकान की जो फंडामेंटल होती हैं वो तो आपको दुकान पर बैठने से ही आएंगे ना। ये लोग सोचते कहाँ हैं? हाँ, ये एक लेकिन है। अच्छा, तब अपने आप को आपने कैसे डील किया? आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी है? ये सर, मैंने अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया था। जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में मैं रह गया था, जब पास नहीं हुआ था, तो फिर मैंने अपना टाइम वेस्ट किए बिना मैं आगे बढ़ा कि मुझे फिर कुछ और करना है।
ऐसा नहीं था कि भैया मैंने रीट्राई अटेम्प्ट्स करके अपना ऐसा टाइम नहीं था वेस्ट कि नहीं लाइफ किया खत्म था। हो गई है। नहीं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। ये एक्चुअली ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, या वो जो चाहते थे उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज द राइट एग्जाम्पल। जी। ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अब तो क्या सोना सोना है, पुराना सोना शुद्ध हुआ करता था, पुराना सोना बहुत बढ़िया हुआ करता था। जी। क्या ये सच में ऐसा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 मैं कहूँगा बल्कि सिर्फ 1% गोल्ड ज्वेलरी हमारी शॉप पर ऐसी आती है जो कि एक्चुअल में 22 कैरेट की होती है। जैसे कि कस्टमर्स अभी भी जैसे कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं भैया ये मेरा सामान खराब हो गया, इसको हमें देना है, ओल्ड गोल्ड डिस्पोज करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी मेल्टिंग चेक करते हैं कि उसकी कितनी प्योरिटी है। तो 99% ऑफ द ज्वेलरी जो आती है वो 22 कैरेट से कम की आती है। तो अब आप इस फैक्ट को देख के समझिए कि ऐसा कहाँ है कि पुराना सोना शुद्ध था। पुराना सोना शुद्ध था ही नहीं, बस पुराने सोने को गलत प्रूफ करने के लिए मैकेनिज्म नहीं थी। ना ही कोई हॉलमार्क मशीन्स थी, ना ही कोई टंच मशीन थी, ना ही लोगों में अवेयरनेस थी। तो इन चीज़ों की वजह से पुराना सोना शुद्ध हो गया। और आपको जो फेवर्स शॉपकीपर से मिलते हैं उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे ये कहूँगा। फेवर्स मतलब मैंने जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्रेडिट पॉलिसीज या फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स कर देना। मतलब एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप किसी चीज़ में कुछ थोड़ा डिस्काउंट करेंगे, अब आप मान लीजिए आप क्रेडिट कर रहे हैं, फिर और बाद में भी और कम दे रहे हैं और कम दे रहे हैं, तो वो इतने बेनिफिट्स जब आपको शॉपकीपर से मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्योरिटी में मिसबिहेव होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए नॉर्मली एक आम व्यक्ति भी चेक कर सकता है। अगर मान लो उसके पास, जैसे आपके पास ज्वेलरी लेके आया, आप तो कह रहे हैं कि उसका मेल्ट करके देखेंगे, और कोई तरीका भी होता है चेक करने का, अगर उस पर HUID नहीं है या कुछ और तरीका। जैसे मान लीजिए गोल्ड मैंने ये पहना हुआ है, अब एक आम आदमी कैसे देखेगा ये कौन गोल्ड है या क्या चीज़ है ये? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए कस्टमर से कहूँगा, व्यूअर्स से कहूँगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अभी अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो भी आपने वियर कर रखी है, एक रिंग है या चेन है, उसको एक बार निकालिए। और आपको कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं है। आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अपने फ़ोन से उसका पिक क्लिक कीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ इंस्क्राइब्ड है, कुछ चीज़ लिखी हुई है, वहीं पे आप फोटो क्लिक कीजिए और उसको जूम कीजिए, आपको क्लियरली HUID नंबर मिलेगा। नहीं, मेरा पर्पस कुछ और है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कहावत चलती है ना, हर पीला दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, तो उसको भी अगर आप देख सकते हो क्या? बिना HUID के भी देखा जा सकता है क्या? बिना HUID के नहीं देखा जा सकता, नहीं पता लगेगा। बिना HUID के यू कैन नॉट, मतलब फिर आपको वो चीज़ टंच मशीन से ही पता चलेगी। एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो एक नॉर्मल व्यूअर है, नॉर्मल कस्टमर है, वो बिना HUID के नहीं पता कर सकते कि वो गोल्ड है या नहीं है। और टंच मशीन का क्या मतलब है? टंच मशीन का मतलब है कैरेट मीटर। अच्छा। जैसे आपने सुना हो कि तनिष्क ने सबसे पहले कैरेट मीटर लॉन्च किया था कि आपकी जो भी गोल्ड ज्वेलरी है वो उस, मतलब बेसिकली एक मशीन है जिसका नाम है कैरेट मीटर। उसमें जब हम उस मेटल को रखते हैं तो वो एक रिपोर्ट निकाल कर दे देती है कि इसमें इतने % गोल्ड है, इतने % कॉपर है, इतने % सिल्वर है। उसका पूरा कॉम्पोजिशन निकाल के स्कैन करके एक तरह से। वो कोई रबिंग नहीं होगी कोई मशीन में, कोई कुछ भी नहीं होगा, वो स्कैन करके वो बता देते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसे होता है जी कि मैं अब थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेना शुरू करूंगा, मेरी बेटी अभी 5 साल की है जी, तो जब वो 26-27 साल की हो जाएगी तब तक मैं थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेता रहूंगा, या ये जो ज्वेलरी है वो मेरे बच्चों के लिए। एक कॉन्सेप्ट तो ये है जी। तो ज्वेलरी लेना सही रहता है या रॉ गोल्ड लेना सही रहता है? देखिए, अगर इसमें बात आती है टाइम की, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल बताया, तो उसमें 5 साल की गुड़िया है और हमारा 26 साल तक का प्लान है, तो 20 साल का टेन्योर हो गया। इसका जो पीरियड है वो 20 साल का हो गया। तो इसमें तो मैं कहूँगा कि आप गोल्ड का रॉ गोल्ड लीजिए, जैसे कि जो आप कॉइन्स लीजिए, बार्स लीजिए, जैसे MMTC के कॉइन्स लीजिए, है ना। लेकिन अगर आपका वो टाइम पीरियड बहुत कम है, जैसे लेट सपोज आपका वो टाइम पीरियड 2 साल का ही है, 3 साल का ही है, तो फिर आपको रॉ गोल्ड पर नहीं जाना चाहिए। फिर आपको कुछ अमाउंट की गोल्ड ज्वेलरी ही ले लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ अमाउंट ऑफ मेकिंग चार्जेस या कुछ प्रपोर्शन तो हम उसमें भी खर्च करेंगे ना, जो भी हम रॉ गोल्ड लेंगे वो लेंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि उसमें थोड़ा और एड ऑन करके हम ज्वेलरी ले लें। अदरवाइज क्या हो रहा है ना, उस 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर पहले तो आपने 1 या 2% खर्च किया रॉ गोल्ड लेने के लिए, फिर आपने अपना 10% खर्च किया ज्वेलरी लेने के लिए। तो ये बात है। और MMTC का क्या मतलब? ये जो कंपनी के नाम बता रहे हो आप? सर, MMTC एक ब्रांड है जो कि कॉइन्स और बार्स में डील करती है, एंड दे आर वेरी मच फाइंड
इन इट, मतलब उनके 2-3 क्वालिटी हैं जिसकी वजह से और जितने भी कॉइन्स और बार आते हैं उनके मुकाबले उनकी वर्किंग और ज़्यादा अच्छी है। जैसे सबसे पहला है कि उनकी वेट एक्यूरेसी। आप अगर एक नॉर्मल कॉइन लेते हैं, बाजार में जाते हैं, आपने ज्वेलर से कहा भैया मुझे कॉइन दे दो, वो एक पैकिंग के अंदर कॉइन आता है। जब आप उसको वेट करेंगे, जैसे आपने 10 ग्राम का कॉइन लिया, तो इट कैन हैपन कि उसका वेट 10.1 आए या 9.9 आए। ये एक नॉर्मल है कि 0.1 की इनएक्यूरेसी रह सकती, बट एमएमटीसी इतने सालों से उनकी एक्यूरेसी की जो वेट वेरिएशन की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल 100% है। उनके 10 में .10 बैठेगा ही बैठेगा, 9.9 नहीं बैठ सकता। दूसरी बात क्या है, जितनी भी गोल्ड के बार्स और कॉइन्स आते हैं उनकी प्योरिटी 99.5 है लास्ट। मतलब होता क्या है, बोला 24 कैरेट ही जाएगा, लेकिन इसमें व्यूअर्स थोड़ा सा ध्यान दें कि बोला 24 कैरेट ही जाएगा, लेकिन होता क्या है, अगर डीप नॉलेज की बात करें तो उनकी प्योरिटी 99.5 होती है। लेकिन एमएमटीसी एक ऐसा ब्रांड है जिसकी प्योरिटी 999.9 प्लस लिख के वो लोग देते हैं और होती है। मतलब तो इसलिए ये 0.5% का जो वेरिएशन आता है ये भी एक बड़ा वेरिएशन है, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है ना सर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 1 लाख पर अगर 0.5 का वेरिएशन करा वो भी एक अमाउंट हो गई, 10 लाख पे करा वो भी एक अमाउंट हो गई। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने किसी एक ज्वेलर से कुछ भी सिक्का लिया, अब आप उसको कहीं और जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी जिन लोगों के ट्रांसफर होते हैं या किसी भी वजह से, तो उनको एमएमटीसी के गोल्ड बार बेचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आप अब्रॉड भी जाओगे ना और आपके पास एमएमटीसी का बार होगा, आप कहेंगे भैया मुझे ये देना है और दूसरी चीज लेनी है, आपका तुरंत वो बार ले लिया जाएगा और किसी अन्य ब्रांड का लेने में दिक्कत आएगी। अच्छा, तो कहाँ का ब्रांड है? सर ये इंडिया का ही ब्रांड है, इंडिया का ही ब्रांड है, इंडिया में ही ये रेगुलेट होता है, इंडिया में ही इसके कॉइन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और ये जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ये एमएमटीसी के कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शॉपकीपर जाके एमएमटीसी के सिक्के ले आएगा और उन्हें बेचना स्टार्ट कर देगा। आप एक रजिस्टर्ड डीलर होते हैं जिससे कि कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो। एमएमटीसी इस बात का ध्यान रखती है कि जब वो इस बात का एक तरह से कह दीजिए कि लाइसेंस देती है, मतलब लाइसेंस वर्ड अलग हो गया, लेकिन जब वो ऑथराइज करती है कि आप हमारे एमएम, तो वो भी पूरी केवाईसी करते हैं, तब जाके उनको वो रजिस्टर्ड करते हैं कि आप एमएमटीसी के कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी भी ना बहुत तरह की आती है। जब हाँ हम जी, हाँ जी, आपके शोरूम पे आते हैं हाँ तो आप जी, अलग अलग तरह की चीजें दिखाते हैं। हाँ क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? सर, ज्वेलरी में क्या है ना, ये जैसे मैं ये कहूँगा, जैसे अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो जैसे ऐसा होता है ना कि एक पैटर्न हो गया कि जीन्स टी शर्ट का पैटर्न हो गया, एक हो गया बिल्कुल फॉर्मल का हो गया, एक हो गया साड़ी आ गई, सूट आ गया, इंडो वेस्टर्न आ गया। उसी तरह से हमारे ज्वेलरी का है, जो हमारे थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल येलो ज्वेलरी चलती है, उसमें बिल्कुल येलो होगा, उसमें कोई स्टोन नहीं होगा, कोई कलरफुल नहीं होगा। जब हम शहरों की तरफ चलेंगे तो एंटीक ज्वेलरी का आजकल कल्चर है। एंटीक ज्वेलरी मतलब थोड़ा सा ना वो मैट फिनिश होती है, उसमें ना चमक धमक नहीं होती, वो थोड़ा सा डल फिनिश पर होती है, उसको बोलते हैं एंटिक ज्वेलरी। एक होती है वो होती है कुंदन ज्वेलरी, उसमें कुंदन के पीसेस लग रहे होते हैं, उसको बोलते हैं कुंदन ज्वेलरी। इसी तरह की 3-4 कैटेगरी होती हैं। एक होती है रोज गोल्ड ज्वेलरी, जैसे आपने देखा हो ना कॉपरिश कलर होता है ना, ज्वेलरी होती है उसका कॉपरिश कलर है, वो सोने जैसी लगती ही नहीं है, पर वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना। वो 18 कैरेट में उसका सबसे ज़्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 18 कैरेट में उसकी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इस तरह से रोज गोल्ड ज्वेलरी होती है। ऐसी एक जड़ाऊ ज्वेलरी होती है, आपने देखा हो ना मोतियों वाले हार आपने सुने हो, तो उस तरह की ज्वेलरी को जड़ाऊ ज्वेलरी बोलते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि किरधा गोल्ड जो है वो पूरा हब है, उसमें वहाँ पर हम हर तरह की ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं, हर तरह के कस्टमर्स को कैटर करने की हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन रोज गोल्ड तो फिर 18 कैरेट में आप तो बनाते ही नहीं। हाँ, हम 22 कैरेट ही रखते हैं सर, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि क्या है ना, जो 18 के जो रोज गोल्ड ज्वेलरी है ना वो 18 में ही आती है। ओके। अच्छा, इस फिर इन सब की क्या मेकिंग चार्जेस भी अलग अलग होंगे? हाँ, मेकिंग चार्जेस सबके अलग अलग होंगे, कुंदन के अलग होंगे, रोज हाँ, गोल्ड के अलग होंगे। हाँ 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 सर, मेकिंग चार्जेस का क्या कंसेप्ट है ना, 2 बातें होती हैं। सबसे पहली बात तो हो गई एक ब्रांड वाली, है ना, जैसे कि आपने कहा कि कुंदन ज्वेलरी में अगर ज़्यादा वर्क है तो उसके ज़्यादा होंगे। अब जो येलो ज्वेलरी है उसमें कोई भी इनग्रेव नहीं हुआ, कोई स्टोन नहीं लगाना पड़ा, उसमें वेस्टेज भी कम, तो उसकी मेकिंग चार्जेस कम हो जाएगी। और सेकेंड बात क्या आती है ना कि आप जैसे ऐसे समझिए कि
एक ही ब्रांड का कोई आर्टिकल है, कोई 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 शर्ट है, वो एक ही ब्रांड की शर्ट है, लेट सपोज आइडास की शर्ट है, अब आइडास की टी शर्ट है ना, अब वो एक ही ब्रांड हो गया, एक ही शोरूम हो गया, एक ही साइज है, पर सिर्फ उसका प्रिंट अलग अलग है, तो भी मेकिंग चार्जेस डिफरेंट है। तो मेकिंग चार्जेस तो डिफरेंट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ज्वेलरीज आती हैं, जैसे आपने बोला है रोज गोल्ड है, हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो बात ऐसे करते हैं, ले ये सोने जैसा लग ही नहीं रहा, हाँ है ना, तो वो तो उसको सोना मानते ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये ऐसे में इतना ट्रेंड कैसे, किस वजह से हुआ ये फैशन जो आया जी जिसमें 18 कैरेट की आप बात कर रहे हो, तो गोल्ड तो येलो के लिए जाना जाएगा ना। सर, वो फैशन इसलिए आया कि एक तो क्या है ना, जो कलरफुल का जो फैशन आया, अब जैसे मैंने बताया कि जड़ाऊ ज्वेलरी, अब जड़ाऊ ज्वेलरी बेसिकली क्या होती है ना, कलरफुल स्टोन्स होते हैं उसमें। तो क्या होता है आजकल ना, मैचिंग कंसेप्ट है ना, जैसे मान लीजिए आपने कुछ, आपकी जो ड्रेस है, जो लहंगा है, वो ब्राइडल जो लहंगा है वो थोड़ा रेड टोन पर है या ब्लू टोन पर है, तो आप चाहेंगे कि उस पे जो ज्वेलरी जो पहनी जा रही है उसमें भी ब्लू कलर के ही स्टोन्स हों, है ना, सेम उसकी मैचिंग कंसेप्ट आए। तो वो एक रीज़न है कि आपको येलो से हटके कुछ कलरफुल ज्वेलरी का ट्रेंड है। अच्छा, जब स्टोन ज्वेलरी की बात हो रही है, इसमें भी थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जब हम ज्वेलर के पास लेने जाते हैं तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये स्टोन के साथ ही इसका कॉस्ट होता है या स्टोन के बिना कॉस्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि कोई लिखता है कि हम स्टोन भी वापस ले लेते हैं, कोई कहता है कि स्टोन हम अलग लेते हैं, तो अब मैं तो चेक नहीं कर सकता ना भाई आपने रिंग में कितने स्टोन लगाए हैं, उतारते वक्त भी नहीं चेक कर पाऊंगा, कैसे पता लगेगा? सर देखिए, एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है इसमें समझने की कि जब भी आप कोई भी गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, तो जब भी आप उसको सेल करेंगे ना, चाहे सेम ज्वेलर पे करें या फिर किसी और ज्वेलर पे करें, आपको उसकी मेटल वैल्यू ही मिलनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं स्टोन्स को गोल्ड की तरह से ही ले लूँगा, तो वो एक फॉल्स प्रॉमिस है जिसके लिए आप अवेयर रहें। और दूसरी बात ये है, जो आपने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने स्टोन्स हैं या स्टोन्स वेट में हैं नहीं है, तो आप जो बिल ले रहे हैं ना, जो आपका जो टैक्स इनवॉइस है ना, उस पर आप प्रॉपरली मेंशन करवाएं ये चीज़ों को कि भैया इसका ग्रॉस वेट इतना है, इसका बीड वेट इतना है, इसका कुंदन वेट इतना है, माला का वेट इतना है और नेट वेट फिर सोने का इतना है। जब आप उससे इतनी डिटेल लेंगे ना, तो उसमें फॉल्स प्रॉमिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, ज्वेलरीज में ना और भी बहुत तरह की ज्वेलरीज होती हैं, जैसे मीना ज्वेलरी होती है, कलर ज्वेलरीज होती हैं, इसका डिफरेंस भी समझाइए और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताइए। मीना ज्वेलरी जो होती है ना, ये बहुत ही साइलेंट किलर है ये कस्टमर के लिए। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मीना की ज्वेलरी लें। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न सर ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टोन वाली ज्वेलरी ली, तो स्टोन की ज्वेलरी में आपको पता है कि यार ये मैंने सोना है और ये जो नग है ये मेरा वेस्टेज हो रहा है। मीना ज्वेलरी में क्या है ये पता नहीं चलता है, कस्टमर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, वो ऐसा लगता है जैसे आपने अगर देखा हो कि जैसे एक नेकलेस है, पूरा येलो नेकलेस है, लेकिन उसमें कुछ रेड कलर का हो रहा है या फिर येलो कलर का हो रहा है, हल्का हल्का छोटा छोटा, तो आपको लगेगा ये छोटा छोटा है, ये सोने में ही है। बट एक्चुअल में क्या है ना, वो बहुत माइन्यूट जैसे एक कटोरी सी होती है, उसके अंदर वो मीना भरा होता है। तो जब आप उस सेट को डिस्पोज करेंगे, तो सामने वाला जो ज्वेलर है वो तो उसमें से सारा मीना निकालेगा ही ना, आपको गोल्ड मेटल की तो वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए मीना ज्वेलरी जो है, अगर आपको उसमें कलर चाहिए तो आप बोलिए कि भैया मुझे सिर्फ कलर करना है, कलर में कोई दिक्कत नहीं है। कलर इज लाइक कि आपने पेंट ब्रश कर दिया। लेकिन मीना में क्या होगा, इट कंटेन्स वेट, कि आप जो आर्टिकल ले रहे हैं उसमें वो घुसा हुआ है, उसमें वो प्लास्टिक का जो मीना है या जो कांच का मीना है वो उसमें घुसा हुआ है, तो वो वेट ले रहा है। अब आप मानेंगे नहीं, मतलब आप ये देखिए, जो एक जैसे हैवी नेकलेस होते हैं, बैंगल्स होते हैं, इनमें 20% का वेरिएशन आ जाता है वेट में, 10 से 20% का वेरिएशन आ जाता है जब उसमें से मीना निकालते हैं। तो जब 100 ग्राम का सेट है उसमें 10 ग्राम का मीना हो गया, तो कस्टमर को कितना बड़ा मेजर फर्क हो गया, मेजर डिफरेंस हो गया, जिससे उसका लॉस हो गया और क्या उसकी इन्वेस्टमेंट रह गई। तो इसकी जगह वो कलर ज्वेलरी ले ले, कलर ज्वेलरी लीजिए, मीना ज्वेलरी ना लेकर कलर ज्वेलरी लीजिए अगर आपको कलरफुल लेने का मन है तो। और या फिर स्टोन ज्वेलरी लीजिए ना, उससे आप क्लियर तो रहेंगे। अच्छा, आपको ये पता भी रहेगा, ठीक है भाई ये नग निकल गया, ये मेरा वेट हो गया। अब मीना ज्वेलरी में क्या है, उसको स्क्रैच करके पूरा निकाला जाता है, तो इसलिए वो नहीं, मैं आई विल नॉट सजेस्ट फॉर इट। और ये मीना ज्वेलरी भी क्या है, ये हॉलमार्क होती है?
हाँ, हॉलमार्क तो सारी होती है, सर हॉलमार्क है, HUID है, या फिर आप अपने इस विजन से चलिए कि यार मेरे को अगर ये मीना ज्वेलरी पसंद आ रही है तो मैं ये मान के चलूँ मेरे को ये मीना में नुकसान हो रहा है। ये जितनी भी ऐसी इसमें असली बात क्या है ना विकास सर, कि आपको लग तो रहा है कुछ और है कुछ। अब जैसे आपने कुंदन की ज्वेलरी ली, अब आपका उसका मेकिंग चार्ज लेट सपोज थोड़ा ज्यादा गया नॉर्मल से, आपका वो 15% गया, तो आपको दिख गया ना, असली बात है दिख गया ना कि मेरे 15% जा रहे हैं। मीना ज्वेलरी में क्या हो रहा है कि मेकिंग तो उतना ही जा रहा है, उसमें मीना भरा हुआ है, तो जो आपको एट द टाइम ऑफ सेल आपका नुकसान दे रहा है। और मैं बार बार ये कहूंगा कि क्योंकि गोल्ड का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपका आज का 10% का नुकसान कल का बहुत बड़ा नुकसान है। आपने सही बात 1 है। लाख की ज्वेलरी ली, आपको 10% का नुकसान हुआ, देखिए 10,000 रुपए का हुआ, लेकिन वही 1 लाख की ज्वेलरी भविष्य में तो 5 लाख की होनी है, तो उसका जब बेचते समय जो नुकसान जाएगा वो तो 50,000 का चला जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान तो हो जाएगा। ये एक बात समझनी है गोल्ड ज्वेलरी के केस में कि रेट बढ़ने की वजह से जो नुकसान है, या जो भी आपका 1 या 2%, 5%, 10% का नुकसान है, वो भी मैग्नीफाई हो जाता है। अच्छा, ये जो ज्वेलरी होती है, जैसे कुछ कड़े ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ भरा जाता है, लाख भरी जाती है, हाँ कुछ लॉकेट्स ऐसे होते हैं, हाँ, तो उसके hollow अंदर भी items। हॉलो आइटम उसके अंदर भी रहता है फिर? हाँ, तो इसलिए तो पक्का बिल लेना बहुत ज़रूरी है। पक्का बिल होगा और प्रोडक्ट HUID होगा तो इस बात के चांस, मिसबिहेव के चांस जो ज्वेलर करते हैं उसके चांसेस बहुत कम होंगे। और इसीलिए आपको जो ऐसे ज्वेलर्स हैं जो कि बहुत ही लो मेकिंग चार्ज या 0% मेकिंग चार्ज की बात करते हैं, वहाँ से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इतने कम में चीज़ें बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूर हो सकता है कि वो कुछ भी उसमें गलत चीज़ प्रैक्टिस चल रही हो। ओके, ये चांदी के बारे में भी बात करनी है मुझे अच्छा। ना। अभी पूजा के लिए चांदी का लोटा लेना था, हाँ तो मैं लेने गया। अब जी सोने का तो पता है कि भाव है, इतना मेकिंग है तो आइडिया है, चांदी जी कभी इतनी ली नहीं, जी। तो सबके रेट अलग अलग है, हाँ भाव तक अलग अलग है। हाँ ये क्या कहानी है? सर, देखिए सिल्वर में क्या है, जैसे गोल्ड में हम कहते हैं ना कि 92% जो ज्वेलरी होती है 916 की, ये बहुत ही बढ़िया होती है। उसी तरह से सिल्वर में भी एक ग्रेड दिया है गवर्नमेंट ने 92.5, ओके। और इसको स्टर्लिंग सिल्वर भी बोलते हैं। तो इसमें 92.5 का जो ग्रेड की जो मार्किंग है वो बहुत बढ़िया रहती है सिल्वर के लिए। और सिल्वर के जो यूटेंसिल्स की बात जो आप कर रहे हैं सर, कि उनके 2 मान्यताएं हैं। एक तो कि चांदी जो होती है ना वो शीतल रहती है, चांदी को शीतल माना गया है। जैसे चांदी का कड़ा है या चांदी की चेन डाल देते हैं बच्चों के, या आपने देखा होगा कन्नी उंगली में जो वाइट मोती की रिंग पहनी जाती है, तो उससे बड़ा बेनिफिट रहता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि इससे गुस्सा नहीं आता है, तो वो एक शीतल माना गया है। सेकेंडली जो बर्तनों का जो यूज है वो ये है कि वो एंटी बैक्टीरियल बनते हैं। जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर आप ले रहे हैं, तो वो अगर आप चांदी के ग्लास में यूज करते हैं तो वो एंटी, उसके जो मतलब जर्म्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कहते हैं ना चांदी के बर्तन में खाना खाने के लिए या उसके लिए, तो वो चांदी का एक यूज ये है। तो बेनिफिट समझाया, लेकिन कैलकुलेशन भी समझाइए। कैलकुलेशन इतनी अलग अलग क्यों होती है हर जगह पर? क्योंकि मेकिंग चार्जेस की जब मैं बात करूं, तो कोई अगर 30 ग्राम का अगर वो दे रहा ठीक है, है, लोटा दे रहा 30 ग्राम का लोटा है ना, है। तो कोई इसके अलग चार्जेस ले रहा है मेकिंग का। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस देखा है जितना गोल्ड में नहीं देखा मैंने। ये आपने कभी देखा है इसको? सर देखिए, अगर आप एक ही तरह का ग्रेड पहले समझेंगे कि आपने जो डिफरेंस देखा, क्या उनमें उन डिफरेंस में प्योरिटी का भी डिफरेंस था? आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। आपने क्या किया होगा कि आपने ये देखा कि भाई मुझे लोटा चाहिए, इतने ग्राम का चाहिए, भैया कितने का है, उसने एक्स अमाउंट बताया, और दूसरे वाले ने बिल्कुल ही अदर चेंज बताया। अब आपने इस बात पर तो फोकस करा कि दोनों के यहाँ ही मैंने 30 ग्राम का लोटा देखा, आज के दिन ही देखा, तो मतलब चांदी का रेट भी सेम है, लेकिन आपने उसकी प्योरिटी पे डिस्कशन नहीं किया। शायद जो आपका केस है उसमें क्या हुआ कि एक जने ने तो नॉर्मल चांदी का लोटा रख रखा था जिसमें 50% 60% चांदी होगी, और एक जने ने 92.5 के ग्रेड का लोटा रख रखा होगा। अगर 92.5 के ग्रेड के लोटे वाले के पास ही आप जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो एक स्टैंडर्डाइज से चलेंगे ना, भाई चांदी का रेट लगाना है, चांदी का रेट लगाया, उस पर कोई कंपोनेंट मेकिंग की लगाई है ना, फिर जीएसटी। क्योंकि जब मुझे याद आता है कि जब हमने कई बार जैसे पायल ली है, तो वापस जब देने गए हैं, जैसे वो खराब हो गई, तो वो उसके आधे पैसे भी नहीं मिलते।
तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं स्टर्लिंग सिल्वर का। स्टर्लिंग सिल्वर में क्या बेनिफिट है सर, कि वो 92.5 के ग्रेड की आती है, उसके बिल पर भी 92.5 लिख रहा होता है, और हर आइटम, मतलब आप चांदी की अंगूठी भी लेंगे ना, उस पर भी 925 का ग्रेड की मार्किंग हो रही होगी। इसकी भी कैलकुलेशन वैसी ही होगी, मान लो 100 रुपए की अगर प्योर चांदी है, हाँ, तो अगर 92.5 है तो इसको मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे। सर नहीं सर, इसमें क्या होता है, इसमें पर ग्राम की मेकिंग लगती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 ग्राम की रिंग ली है, तो 5 ग्राम की जो रिंग है वो चांदी का तो रेट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें मेकिंग लगती है, वो ऐसे लगती है जैसे 200 रुपये पर ग्राम, 100 रुपये पर ग्राम, 300 रुपये पर ग्राम, ये डिपेंड करता है आर्टिकल पर। और फिर इसके बाद इसमें 3% जीएसटी। नहीं, सिल्वर की जो मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर सिल्वर की, जैसे सिल्वर जो आप जो रेट आता है मार्केट में, मान लीजिए 2 लाख रुपए का सिल्वर है प्योर वाला, ठीक है, आप दे रहे हैं मुझे कुछ बना के 92.5 में, तो ठीक इसकी है। मल्टीप्लिकेशन भी वैसी ही होगी जैसे गोल्ड की होती है सर, 24 कैरेट का जो गोल्ड है, हाँ, मैं बनता समझ 22 गया, करोड़ में मैं है। समझ गया। हाँ, सर इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, इसके 2 तरीके हैं इसको मल्टीप्लाई करने के। पहला तरीका तो आप उसको 92.5 का करिए और फिर कस्टमर को बताइए कि भैया इसमें इतनी चांदी है, और जो आपकी मेकिंग चार्ज है उसमें वो आप लगाइए जो भी आपको लगाने हैं, है ना। ये एक आइडियल वे है। लेकिन जो एक जनरल प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी इसकी क्वांटिटी बहुत कम है भाई, 500, 1000, 2000 इतने के ही आइटम्स आते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे जने ये भी करते हैं, जो आइडियल प्रैक्टिस है कि चांदी का पूरे का रेट लगता है और तब मेकिंग चार्ज लगती है। तो दोनों ही वेज हैं, और आप दोनों का टोटल करके देख सकते हैं कि आपको कैसा मेकिंग के साथ उसका टोटल वैल्यू मिल रही है। और शॉर्ट में अगर हम समझते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की चांदी है, तो एक तो तरीका ये, और 100 रुपए का ही मेकिंग है, तो एक तरीका तो ये है, आपने 92 रुपीज की चांदी बताई और 100 रुपये और 108 रुपए की मेकिंग बताई, टोटल हो गया 200 रुपए पर ग्राम। एक तरीका ये है, आपने बोला कि भैया 100 रुपए इंटू वो चांदी करा और 100 रुपए उसकी मेकिंग करी, 200 रुपए पर ग्राम। तो दोनों ही तरीके आइडियली एक्सेप्टेबल है मार्केट में, दोनों ही तरीके से माल बिकता है। ठीक है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 1 साल तक ज्वेलरी ना खरीदें। इसमें बहुत सारे ज्वेलर्स को बहुत परेशानी हो रही है, आपका क्या कहना है? सर मेरे अकॉर्डिंग इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी अवेयरनेस कस्टमर्स को देनी है। वो अवेयरनेस ये देनी है कि मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, जो कि जनरली शादी है या सगाई है, तो आप क्या करिए, आप पहले क्या करते थे, सगाई तय हुई, आपने एक बजट बनाया, मुझे 10 लाख रुपए का गोल्ड लेना है। अब 10 लाख रुपए का गोल्ड लेना है, तो वो नॉर्मली 10 लाख कहाँ से आएंगे, या तो कैश होगा या फिर बैंक में होंगे, है ना। अब आपको बस थोड़ा सा अपना ट्विस्ट एंड टर्न करके ये देखना है कि मेरे घर में कौन सी ज्वेलरी ऐसी है जो कि मैं पहनता ही नहीं या पहनती ही नहीं, या जो टूट गई है, या जो बिल्कुल खराब हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई। आपको उस ज्वेलरी को यूज करना है बस, और इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। आप ये देखिए, आप पहले भी गोल्ड खरीद रहे थे, अब भी गोल्ड खरीदिए, बस आपको जो पेमेंट करनी है ना उस गोल्ड की, वो बैंक के थ्रू ना कर अब आपको ध्यान लगाना है कि घर में कौन सा पुराना वाला सोना है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, बस, और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, जो हमें डॉलर्स में हमें जो और एडिशनल गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। आपका गोल्ड ही, आप इंडिया का गोल्ड इंडिया में ही टर्न होके और आपको मिल गया। इसका मैंने एक ऐड भी देखा था, जहाँ तक मुझे याद रहा है सचिन तेंदुलकर ही कर रहे थे, पता नहीं कौन कर रहा था, कि आप पुराना गोल्ड लेके आइए। मैं शायद भूल रहा हूँ कौन कर रहा था, लेकिन बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, बड़ी कंपनी के लिए कर रहे थे जी। तो यही कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है सर इसके पीछे। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि गोल्ड खरीदना नहीं है या खरीद नहीं सकते हैं या उसमें कोई हार्म है, बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम और एक्स्ट्रा गोल्ड ना खरीदें और एक्स्ट्रा गोल्ड इंपोर्ट ना करें। आप अपने गोल्ड के बदले तो गोल्ड एक्सचेंज कर ही सकते हैं ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं ये कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको रीफर्बिश कर लिया। जैसे अभी रिसेंटली बात है, एक कस्टमर आए थे, उनकी एक रिंग थी और रिंग के ऊपर ना एक ऐसे सर्कल डिज़ाइन बन रहा था, तो उन्होंने क्या बोला, भैया आप ऐसा कीजिए, इस जो सर्कल डिज़ाइन है इसमें तो एक कुंदा लगा के इसका पेंडेंट बना दीजिए, और जो रिंग है उसको प्लेन करके उसका प्लेन बैंड बना दीजिए। तो इस तरह की कस्टमाइजेशंस भी आप कर सकते हैं, तो इससे आपकी ज्वेलरी का काम भी हो जाएगा, जो आपको जिस भी यूज के लिए ज्वेलरी, नई ज्वेलरी चाहिए, और गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा।
बस एक एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस और जीएसटी Yes, देने right. पड़ेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात सर इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर आपका मन ये है कि नहीं मुझे तो कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं घबरा रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं कुछ तो लेकर चलूँ। तो आप उसमें ये ट्राई कीजिए कि फिर अब इस 1 साल के टाइम पीरियड में रॉ गोल्ड की तरफ ना जाकर आप गोल्ड ज्वेलरी की तरफ ही जाएँ इस 1 साल के लिए। क्योंकि Okay. क्या हो रहा है सर कि अगर हम रॉ गोल्ड ही क्लब करके अपने पास रख लेते हैं तो वो क्या टोटल ब्लॉक है, वो पैसा इकोनॉमी में घूमा ही नहीं। आपने वो 1 लाख रुपए का सोना लिया और अलमारी में बंद करके रख दिया, तो वो पैसा घूमा ही नहीं ना, वो माल उसमें ब्लॉक हो गया और गवर्नमेंट को वहां पर प्रेशर हो गया। इससे बढ़िया ये अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेंगे, गोल्ड ज्वेलरी भी ब्लॉक हो गई पर कम से कम जो उसका 10-15% का जो कंपोनेंट है उसने एक साइकिल को तो परफॉर्मेंस दी। मैन्युफैक्चरर के पास भी उसमें से पैसा गया, कारीगरों के पास भी गया, रिटेलर्स के पास भी गया, पूरी चेन साइकिल में तो गया। एंड फोर्थ पॉइंट जो कर सकते हैं हम इसमें रेमेडी, वो ये कर सकते हैं सर कि आप मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज चलते हैं कि हमें टीका करना है या फिर हमें कोई रस्म करनी है तो उसमें हमें कुछ टोकन देना है, तो वो अगर आप 10 ग्राम 20 ग्राम देते थे या 50 ग्राम का सिक्का देते थे तो उस सिक्के में आप 1 ग्राम आधे ग्राम पर आ जाओ, आप उसको आधे ग्राम का कर दो, 1 ग्राम का कर दो, तो आपका टोकन रस्म का काम तो हो ही जाएगा ना। 1 साल की बात है, क्योंकि हमें हमारे नेशन के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना सर? बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को भी सीखने को मिली। जी। आप कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, जो कि वो कैसे अपनी गोल्ड ज्वेलरी का ध्यान रखें, कैसे अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करें? लास्ट मैसेज में हमारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक फ़ोन नंबर नोट कीजिए 9557807485। इस फ़ोन नंबर पर आप एक मैसेज करें हेलो कृदा का। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर एक तो डेली का रेट मिलता रहेगा, जिससे कि आप कभी भी कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाएं या बेचने जाएं तो आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि क्या रेट चल रहा है। जैसे कि अभी आप कह रहे थे मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या रेट एक्चुअल है, तो आपको वो स्टेटस पे उस दिन का रेट दिख जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आगे आने वाले टाइम में भी जितनी भी और अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम अपने स्टेटस पर अपडेट करते हैं। तो इस नंबर को सेव करके हेलो कृदा का मैसेज जरूर करें, जिससे कि आप किसी भी ठगी होने से बचेंगे और अपडेटेड रहेंगे। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच यहाँ समय निकालने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। काफ़ी नई चीज़ें मुझे भी पता लगी। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये था एक नया एपिसोड जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है, सिखा रहा है। आप गोल्ड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो जो अभी पीयूष जी ने आपको नंबर दिया है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। मुझे लगता है अपना आप लॉस करना नहीं चाहेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।